हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। इस वीडियो में हम NIOS 12th स्टैंडर्ड के अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। इसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था का विहंगावलोकन, इंग्लिश में ओवरव्यू ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है। हम भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो अर्थव्यवस्था के बारे में जानना ज़रूरी है कि वो होती क्या है। तो किसी भी देश में या किसी भी जगह पर लोग किस तरीके से जीविका प्राप्त कर रहे हैं, मतलब कि वो कैसे अपना रोज़गार प्राप्त कर रहे हैं, कैसे अपना खर्चा पैसे कमा रहे हैं। अब हम भारत देश की अर्थव्यवस्था की विशेषताएं पढ़ेंगे। तो विश्व में बहुत सारे अलग अलग देश हैं और हर देश की अपनी खुद की कुछ विशेषताएं हैं, उसके खुद के कुछ कैरेक्टर्स हैं जिससे वो जाना जाता है। ऐसे ही भारत देश में ऐसे क्या खास बातें हैं या अलग बातें हैं जिससे हम भारत देश की अर्थव्यवस्था को जानते हैं, वो यहाँ पर हम पढ़ेंगे। यहाँ पर इससे पहले एक चीज़ और जान लेते हैं कि हम सबको पता है कि हमारा देश जो है वो पहले अंग्रेज़ों ने इस पे शासन किया और फिर 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली। उसके बाद जब हमें आज़ादी मिली, उसके बाद से हमारे देश में अर्थव्यवस्था में हम लोगों ने क्या क्या सुधार करने की कोशिश की, यहाँ पर जो भी विशेषताएं हम पढ़ेंगे ये सब उसी का परिणाम है। ठीक है, तो उसके पहले जब अंग्रेज़ थे और उन्होंने यहाँ पर क्या क्या किया वो सब हम इस चैप्टर में अभी नहीं पढ़ रहे हैं। तो उसके बाद हम यहाँ पर कुल मिलाकर के 6 विशेषताएं जो भारत में जानी जाती हैं उसको देखेंगे। पहला है निम्न प्रति व्यक्ति आय। इन सबको एक एक करके अभी आगे हम समझेंगे। पहले मुख्यतः ये 6 मैं आपको बता दे रही हूँ। पहला है निम्न प्रति व्यक्ति आय, दूसरा है जनसंख्या का अत्यधिक दबाव, तीसरा है जनसंख्या की कृषि पर निर्भरता, चौथा है गरीबी तथा आय के वितरण में असमानताएं, पांचवा है पूंजी निर्माण का उच्च स्तर जो कि एक सकारात्मक यानी अच्छी विशेषता है। उसके बाद छठवां है नियोजित अर्थव्यवस्था। हमारी भारत देश की अर्थव्यवस्था एक नियोजित अर्थव्यवस्था है। इन सब का क्या मतलब है अब हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहली विशेषता जो हमने पढ़ी थी निम्न प्रति व्यक्ति आय, इसको अंग्रेज़ी में हम लोग लो पर कैपिटा इनकम भी बोलते हैं। यहाँ पर अंग्रेज़ी के कुछ कुछ टर्म्स जो है वो आप लोग सीखिए, क्योंकि अगर आप लोग 12वीं के बाद आगे इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो हिंदी मीडियम में भी होता है वो, लेकिन आपको अंग्रेज़ी भी थोड़ी थोड़ी आनी चाहिए ताकि आप अखबार और जो अंग्रेज़ी की किताबें हैं वो सब आप पढ़ सकें। तो इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा है। अब सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं कि प्रति व्यक्ति आय क्या होती है। निम्न मतलब कम, ठीक है। प्रति व्यक्ति मतलब होता है पर पर्सन। तो प्रति व्यक्ति का मतलब होता है पर पर्सन या फिर पर कैपिटा या हिंदी में हर एक आदमी। तो हर एक आदमी के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम प्रति व्यक्ति इस्तेमाल करते हैं शब्द। फिर आय, आय का मतलब होता है आमदनी, मतलब कमाई, कितना पैसा कमाता है हर एक आदमी, उसके बारे में बात की जा रही है। तो निम्न प्रति व्यक्ति आय यानी कि हर एक आदमी जो पैसा कमाता है वो निम्न है, यानी कि कम है, बहुत कम है। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में निम्न प्रति व्यक्ति आय के बारे में और पढ़ेंगे। अब हम प्रति व्यक्ति आय के जो कॉन्सेप्ट हैं उसको आसान भाषा में समझते हैं। एक इजी एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर। मान लीजिए आपके घर की कुल कमाई, मतलब आपके घर में जितना पैसा कमा कर लोग लाते हैं उस सबको अगर एक साथ जोड़ दिया जाए तो वो 10,000 रुपये है, ठीक है। और आपके घर की जनसंख्या, जनसंख्या मतलब होता है कितने लोग हैं आपके घर में। अगर आपके घर में 5 लोग हैं तो आपके घर की जनसंख्या 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके घर की जनसंख्या है 5,
इसका मतलब 5 लोग मिल करके 10,000 रुपये कमा रहे हैं। तो आपके घर की प्रति व्यक्ति आय क्या हो जाएगी, मतलब हर एक इंसान कितना रुपए कमा रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो कुल आय है वो ऊपर लिखेंगे और नीचे लिखेंगे घर की जनसंख्या, यानी कि हम यहाँ पर भाग कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर ऐसा लिखना है हमें, तो कुल आय हमें पता है कितनी है, 10,000 है, और लोग कितने हैं, 5। तो 10,000 को जब आप 5 से भाग देंगे तो आपको जवाब मिलेगा 2,000। यानी एक आदमी 2,000, हर एक आदमी आपके घर में 2,000 रुपये कमा रहा है, और मिलकर कितना रुपए आता है आपके घर में, 10,000 रुपये। इसी तरीके से जैसे मैंने यहाँ आपके घर की प्रति व्यक्ति आय निकाली है, वैसे ही पूरे भारत देश की भी प्रति व्यक्ति आय निकाली जाती है। उसमें क्या करते हैं, इसको थोड़ा साफ कर दें। उसमें हम कुल आय पे पूरे देश में कितनी कमाई हो रही है उसको ऊपर लिखते हैं, और नीचे हम पूरे देश में कितने लोग हैं, जनसंख्या क्या है, उसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। और इस प्रकार से हम लोग प्रति व्यक्ति आय निकालते हैं पूरे भारत देश की। ठीक है, पर एक बात और ध्यान में रखनी है आप लोगों को कि ये जो 2,000 रुपये यहाँ हमारा आंसर आया है, इसमें हमने ऊपर 10,000 को नीचे वाले 5 से भाग दिया है। जैसे आप गणित में ऐसे भाग देते हैं ना, इस तरीके से हमने भाग दिया है। ऐसे लिखने का मतलब यही होता है। तो एक चीज़ तो ये समझिएगा। दूसरी बात, यहाँ पर हमने ये जो आंसर निकाला है ये एवरेज है। एवरेज यानी कि औसत है। इसका मतलब कि सारे 5 लोग जो आपके घर में हैं, ज़रूरी नहीं है कि ठीक 2,000 रुपये ही कमाते हों। कोई उससे कम भी कमा सकता है, कोई उससे ज़्यादा भी कमा सकता है, लेकिन वो सब एक साथ जब मिल के पैसा लाते हैं तो वो 10,000 होता है। और औसत रूप से आप ये बोल सकते हो कि इस घर में हर एक आदमी 2,000 रुपये कमा रहा है। वैसे ही हमारे देश की जब प्रति व्यक्ति आय जो होती है, वो जो निकलती है, ये जो आंसर आता है, वो ज़रूरी नहीं है कि हर एक इंसान उतना पैसा कमा ही रहा हो। बहुत सारे लोग उससे कम पैसा कमा रहे होंगे और बहुत सारे लोग उससे ज़्यादा पैसा कमा रहे होंगे। लेकिन हम इस तरीके से जब भाग करके जवाब निकालते हैं तो औसत रूप से हमें प्रति व्यक्ति आय मिलती है। भारत देश की प्रति व्यक्ति आय का फॉर्मूला ये है, यानी कि राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय मतलब पूरे देश के लोग मिल करके कितना कमा रहे हैं एक साल में। ठीक है, यहाँ पे आपसे अगर समय पूछा जाए कि ये जो कमाई है ये कितने समय की है, एक महीने की है, एक दिन की है, या एक साल की है, तो ये एक साल की कमाई हम लोग इसमें लिखते हैं। ठीक है, अगर प्रति व्यक्ति आय निकाल रहे हैं तो एक साल की कमाई जो पूरे देश के लोगों ने मिल कर की है उसको हम लोग ऊपर लिखेंगे, और फिर नीचे क्या लिखेंगे, जनसंख्या, यानी पूरे देश में कितने लोग हैं, कितने लोगों ने मिल करके ये पैसा कमाया है। और फिर हम राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से भाग दे देंगे, और यहाँ पर जो जवाब आएगा वो हम लिखेंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, राष्ट्रीय आय भाग का निशान और जनसंख्या। जैसे आप लोग मैथ्स में करते होंगे ना, इस तरीके से आपको डिवाइड करना है। अंदर आप राष्ट्रीय आय लिखेंगे और बाहर जनसंख्या, और भाग दे देंगे। यहाँ पर जो आंसर आएगा वही प्रति व्यक्ति आय है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम प्रति व्यक्ति आय के बारे में कुछ बातें और सीखेंगे। सबसे पहले, भारत देश की प्रति व्यक्ति आय का मतलब है एक भारतीय एक साल में औसत आय कितनी कमाता है। ठीक है, तो यहाँ पर समय हमें पक्का पता होना चाहिए कि ये एक साल के बारे में ये दिया होता है, और ये औसत आय है, एवरेज है। ज़रूरी नहीं है कि हर एक भारत का आदमी इतना रुपए कमा रहा हो, इससे कम या इससे ज़्यादा लोग कमा सकते हैं। दूसरा पॉइंट है,
ये ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति इतना ही कमाए, जो मैंने अभी बताया, लोग इससे कम या ज़्यादा भी कमा रहे हो सकते हैं। तीसरा है भारत की वर्ष। अब यहाँ पर कुछ फैक्ट्स आपको दिए हुए हैं जो अगर आप कभी आंसर लिखेंगे या आपकी खुद की जानकारी के लिए ये ज़रूरी है। 2012-13 जो साल था उसमें अनुमानित मतलब एस्टिमेटेड, लगभग, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? इतनी थी। यहाँ पर रुपए में दिया हुआ है 39,168 रुपीज़, यानी कि 39,168 रुपये हर भारतीय पूरे एक साल में कमा रहा है, ठीक है। ये एक महीने की कमाई नहीं है, इतना पैसा वो औसत रूप से हर भारतीय एक साल में कमा रहा था। ये हम लोगों का 2012-13 का अनुमानित प्रति व्यक्ति आय है। अब अगर एक साल में एक इंसान इतने रुपए कमाता है, ठीक है, 39,168, तो वो एक महीने में कितना कमा रहा होगा? इसको, ये जो यहाँ पर आय दी गई है, इसको हम लोग 12 से अगर भाग दे दें तो एक महीने की आय निकल आएगी। तो प्रति माह जो है हर भारतीय लगभग 3,264 रुपये कमा रहा है, ठीक है। ये अनुमानित है, लगभग इतना, इसके आसपास ऐसा माना जा रहा है कि एक महीने में हर भारतीय कमा रहा है। प्रति व्यक्ति आय के बारे में कुछ बातें और हम जानते हैं। भारत की प्रति व्यक्ति आय विश्व में बहुत सारे देशों से काफ़ी पीछे है। यहाँ पर दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं। एक है संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसकी प्रति व्यक्ति आय भारत से 15 गुना ज़्यादा है, ठीक है। तो वहाँ पे औसत रूप से जो एक अमेरिकी कमा रहा है वो एक भारतीय से 15 गुना ज़्यादा पैसे कमा रहा है, ठीक है। ये इसका मतलब है। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल दिया है हमें चाइना का। चाइना की प्रति व्यक्ति आय भारत से 3 गुना अधिक है। मतलब औसत रूप में एक साल में जितना पैसा एक भारतीय कमाता है उससे 3 गुना ज़्यादा एक साल में औसत रूप में एक चीन का आदमी कमा रहा है। यहाँ पर ये बात समझाई गई है। फिर सबसे बाद में बोल दिया गया है कि भारत विश्व में निम्न प्रति व्यक्ति आय, निम्न, कम, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय के रूप में जाना जाता है। तो हमने ये पढ़ लिया। इसमें हमें उम्मीद है कि आप लोगों को प्रति व्यक्ति आय का मतलब समझ में आ गया होगा और ये भी समझ में आ गया होगा कि भारत में ये कितना कम है। और उसके बाद ये जो यहाँ पर मैंने बताया था कि ये है कितना, 2012-13 में लगभग ये 39,168 रुपीज़ था, एक साल का बता रही हूँ। ये आप लोग याद रखिएगा, हो सके तो अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम भारतीय अर्थव्यवस्था की दूसरी विशेषता के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है जनसंख्या का अत्यधिक दबाव, यानी कि हैवी पॉपुलेशन प्रेशर। सबसे पहले ये देखते हैं कि जनसंख्या का मतलब क्या होता है। जन मतलब होता है लोग और संख्या मतलब होता है गिनती। तो कितने सारे लोग हैं यहाँ पर भारत देश में, उसको हम लोग भारत की जनसंख्या बोलेंगे, ठीक है। इसके पहले कि हम लोग ये सारी बातें सीखें पढ़ें, हम लोग जनगणना के बारे में जान लेते हैं। जन मतलब होता है लोग और गणना मतलब होता है गिनती। तो भारत देश में कितने लोग हैं इसकी जब गिनती होने लगती है उसे हम कहते हैं जनगणना हो रही है, ठीक है। इंग्लिश में उसको हम लोग सेंसस बोलते हैं। तो अब इतना बड़ा भारत देश है, हर साल तो हम लोग भारत देश के लोगों की गिनती अगर करने बैठेंगे तो फिर बहुत सारा समय और पैसा चला जाएगा। इसीलिए हम लोग हर 10 साल में भारत में जनगणना करते हैं। पिछली बार जो जनगणना हुई थी वो सन 2011 में हुई थी। 2011 के बाद से 2021 में दोबारा से जनगणना होनी थी, पर क्योंकि अभी कोरोना वायरस का समय चल रहा है तो जनगणना का काम अभी रुका हुआ है। पर जैसे ही वापस नॉर्मल हो जाएगा सब कुछ तो फिर से नई जनगणना आ जाएगी। जब तक हमारे पास नई जनगणना नहीं हो रही है हम पुराने वाले से ही काम चलाएंगे। तो 2011 में जो गिनती हुई थी भारत के लोगों की, उसके हिसाब से भारत में 121 करोड़ से अधिक लोग हैं।
अब ये जो लोग हैं ये बहुत ज़्यादा हैं गिनती में, इसीलिए बोला जाता है, यहाँ देखिए पहली लाइन में लिखा हुआ है, भारत जनसंख्या में चीन के बाद सबसे बड़ा देश है। तो पूरी दुनिया में वो देश जिसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या है वो है चाइना, चीन, वो 1 नंबर पे है। उसके बाद दूसरे नंबर पे भारत एक ऐसा देश है जिसमें लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। ऐसा क्यों है, इसका कारण हम लोग आगे समझते हैं। अब हम दो बातें और जान लेते हैं जनसंख्या के बारे में। एक है जन्म दर, बर्थ रेट इंग्लिश में कहते हैं, फिर है मृत्यु दर यानी कि डेथ रेट। जन्म दर का मतलब होता है किसी भी देश में या किसी एक खास जगह पर प्रति 1000 व्यक्ति एक साल में 1000 लोगों पर कितने बच्चे जन्म ले रहे हैं और जीवित बच रहे हैं, जिंदा बच रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पैदा होने के बाद नहीं बचते हैं, वो नहीं, कितने बच्चे जन्म लेकर जीवित रह रहे हैं उनकी गिनती की जाती है और उसको बोला जाता है जन्म दर। ठीक है। उसके बाद मृत्यु दर जो है वो उसका उल्टा हो जाता है कि किसी भी देश या क्षेत्र में प्रति 1000 व्यक्ति, 1000 लोगों में एक साल के अंदर कितने लोग मर रहे हैं। ठीक है, कितने लोग जो हैं वो ज़िंदा नहीं रह पा रहे हैं 1000 लोगों में गिना जाता है और वो होता है मृत्यु दर। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो जन्म दर होता है, बर्थ रेट, उससे हमें ये अंदाज़ा लगता है, हम ये समझ पाते हैं कि किसी एक देश में कितनी तेज़ी से और नए लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। ठीक है। और डेथ रेट से हमें पता चलता है कि किसी देश में कितनी तेज़ी से जनसंख्या कम हो रही है। ठीक है। ये वैसा ही है, मान लीजिए एक टंकी में पानी भरा हुआ है और उसमें एक एक नल ऐसा लगा है जिससे पानी अंदर आ रहा है और एक नल ऐसा लगा है जिससे पानी जा रहा है। तो जिससे पानी आ रहा है वहाँ पे हमें बर्थ रेट पता चलेगा कि कितनी तेज़ी से वो जो पानी है वो बढ़ रहा है, और जहाँ से पानी जा रहा है वहाँ से हमें डेथ रेट पता चलेगा कि कितनी तेज़ी से वो जो पानी है वो उस टंकी से खाली होता चला जा रहा है। अब आप इसको ऐसे समझिए कि अगर जो पानी जहाँ से आ रहा है वो नल बहुत तेज़ खुला हुआ है अगर, तो बहुत तेज़ी से टंकी में पानी आ जाएगा, और जिस नल से पानी बह रहा है, निकल रहा है, वो अगर बहुत धीमे से खुला हुआ है तो मतलब पानी निकलने की जगह बहुत कम है, धीमे धीमे निकल रहा है, पर पानी आने की जगह बहुत ज़्यादा है। तो थोड़े ही समय में क्या होगा, टंकी में पानी पूरा भर जाएगा और भर के ओवरफ्लो होने लगेगा, मतलब उससे बाहर गिरने लगेगा। टंकी जितना संभाल सकती है उससे ज़्यादा पानी उसमें आ जाएगा, है ना। यही हमारे देश में भी हो रहा है। हमारी देश वो टंकी है और जो जनसंख्या है वो पानी की तरीके से। ठीक है। तो जहाँ से पानी आ रहा है वो नए लोग, बर्थ रेट वो बहुत तेज़ी से हो रहा है। ठीक है। लेकिन जहाँ से पानी जा रहा है यानी लोग जनसंख्या में से कम हो रहे हैं, डेथ रेट, मृत्यु दर, वो बहुत धीमे धीमे हो रहा है। तो क्या होगा, जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और ओवरफ्लो हो रही है, इतनी हो गई है कि हमारे जो देश है वो उसको संभाल नहीं पा रहा है। ठीक है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों जन्म दर जो है वो इतना ज़्यादा है हमारे देश में, क्यों इतने ज़्यादा लोग पैदा हो रहे हैं, हमारी जनसंख्या को इतना बढ़ाया क्यों जा रहा है, और क्यों मृत्यु दर इतना कम रह गया है, इसके बारे में हम अब आगे जानते हैं। ऐसा इसलिए हुआ, बर्थ रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है हमारे वहाँ पर, और जो डेथ रेट है वो पहले के हिसाब से अब कम हो गया है। ठीक है। तो हर साल बहुत सारे नए बच्चे तो पैदा हो रहे हैं पर उसकी बराबर संख्या में लोग मर नहीं रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि जो जगह है, जगह तो भारत देश की उतनी ही रहेगी, ज़मीन तो उतनी ही रहेगी, साधन उतने ही रहेंगे, पर अब ज़्यादा लोगों में वो साधन बट रहे हैं, इसीलिए किसी को पर्याप्त नहीं पड़ पा रहा है। मृत्यु दर बहुत तेज़ी से हमारे देश में कम हुई है। ठीक है। ये इसलिए हुआ क्योंकि हमारी जो स्वास्थ्य प्रणाली है, मतलब जो आपका पहले हेल्थ सेक्टर था हम लोगों का, वो बहुत कमज़ोर था। तो किसी को अगर छोटी मोटी बीमारी हो जाती थी तो उसका इलाज कर पाना मुश्किल था, क्योंकि हम लोग मेडिकल क्षेत्र में उतने एडवांस नहीं हो पाए थे। पर समय के साथ हम लोग का देश काफ़ी विकास किया है
और अब छोटी मोटी बीमारियां जो हैं और काफ़ी बड़ी बड़ी बीमारियां भी, उनका इलाज हम लोग कर लेते हैं। तो इसीलिए पहले जो लोग जल्दी मर जाया करते थे, कम एज में ही, मान लीजिए 50-60 में मर जाया करते थे, अब वो लोग बहुत आगे 80-90 यहाँ तक की उम्र में पहुँच रहे हैं, क्योंकि उन्हें अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है। तो अगर किसी को हार्ट की दिक्कत है, हार्ट अटैक है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, एक्सीडेंट हो गया, तो उसका इलाज करके उसको ठीक कर लेते हैं हम लोग। तो इसीलिए डेथ रेट जो है वो कम हो गया है। अब लोग उतने नहीं मरते जितने पहले मरते थे। एक रीज़न ये अच्छी बात है, ठीक है, ये हम लोग का देश विकास किया है इसलिए हुआ है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन जो बर्थ रेट है, मतलब जितनी तेज़ी से लोग पैदा हो रहे हैं, वो दर अभी भी बहुत कम नहीं हो पाई है। तो अगर हम मृत्यु दर और बर्थ रेट में कंपेयर करें, दोनों का मुकाबला करें, तो डेथ रेट बहुत तेज़ी से नीचे आई है, लेकिन जो बर्थ रेट है, जन्म दर है, वो उतनी नीचे नहीं आ पाई है। उसके कारण ये हो सकते हैं कि जो डेथ रेट है उस पे हमने मेडिकल सर्विसेज अच्छी कर दी हैं, जो चिकित्सा लोगों को मिलती है वो अब अच्छी हुई है, तो वो बहुत तेज़ी से वो तो ठीक हो गया। अब लोग उतनी जल्दी नहीं किसी छोटी मोटी बीमारी से मर रहे हैं। लेकिन इस दिशा में, बर्थ रेट कम करने की दिशा में प्रयास उतने नहीं हो पाए हैं। हालांकि पहले से ये काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी उतनी कम नहीं हो पाई जितनी चाहिए। तो भारत देश में इतनी ज़्यादा जनसंख्या है, इसके कारण हमें क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं वो यहाँ पर हम देखेंगे। सबसे पहले लिखा है शिक्षा। शिक्षा माने एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई की सुविधाएं लोगों को जिस हिसाब से मिलनी चाहिए उस हिसाब से हम लोग नहीं दे पा रहे हैं। जितने अच्छे से सरकारी स्कूल जितने ज़्यादा संख्या में होने चाहिए वो है नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग हैं तो सरकार उतने सारे लोगों को नहीं ठीक से प्रोवाइड करवा पा रही है उतनी सुविधाएं। फिर है सेम चीज़ स्वास्थ्य चिकित्सा, हॉस्पिटल और मेडिकल फैसिलिटीज़। हालांकि अभी हमने डिस्कस किया कि बहुत अच्छी हो गई हैं, पर फिर भी इतनी अच्छी नहीं हुई हैं कि सबको बराबरी से हम लोग वो सुविधाएं दे सकें। जैसा कि अभी आप कोरोना के समय में देख रहे हैं कि इतने सारे मरीज़ हो गए हैं, लेकिन पर उतनी सुविधाएं हमारे पास नहीं हैं, कम पड़ जा रही हैं। तो इस तरीके की समस्याएं आ जाती हैं जनसंख्या ज़्यादा होने से। फिर है आधारित संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि सड़कें हो गई, उसके बाद बिजली, पानी, घर कैसे बनेंगे, लोग कहाँ पर रहेंगे, फैक्ट्रीज़ कैसे बनेंगी, ये जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है इसमें मुश्किल आ जाती है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों का दबाव है। फिर है राजकोष पर बोझ। राजकोष मतलब जो सरकार के पास जो पैसा होता है जिसमें से वो लोगों की भलाई के लिए काम करता है, लोगों की हेल्प करता है, पुल बनवाता है, पब्लिक जो हम लोग ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं उसमें पैसे लगाते हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ जाता है। जितने ज़्यादा लोग रहेंगे उतना ज़्यादा सरकार के ऊपर भार पड़ जाएगा। तो इसीलिए ये जो राजकोष है उस पे भी जो हमारी जनसंख्या है उसका बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है। अब हम लोग जन्म दर और मृत्यु दर के बारे में कुछ आंकड़े देख लेते हैं। जो अभी तक मैं बता रही थी कि कैसे हम लोग का मृत्यु दर काफ़ी कम हो गया है, लोग कम मर रहे हैं, लेकिन जन्म दर बहुत अभी भी ज़्यादा है, वो यहाँ पर कुछ आंकड़ों की मदद से बताया है। सबसे पहले 1921 सन में हम लोगों का जन्म दर था 49। भारत देश में 1000 लोगों पे 49 बच्चे जन्म ले रहे थे, ठीक है, 49 लोग जन्म ले रहे थे। और मृत्यु दर भी 49 ही था, यानी 1000 लोगों में 49 लोग अगर जन्म ले रहे थे तो 49 लोग मर भी जा रहे थे। मतलब जनसंख्या में कोई बदलाव खास नहीं आ रहा था, जितने जा रहे हैं उतने ही आ जा रहे हैं। पर 2010 में अगर हम देखें तो जन्म दर कम हुआ और हो गया 22.21। मतलब 1000 लोगों पे 22 लोगों बच्चों के आसपास लोग जन्म ले रहे थे। लेकिन पर मृत्यु दर उससे बहुत ज़्यादा कम हुआ, 7 हो गया। मतलब 1000 लोगों में सिर्फ 7 लोगों की मृत्यु हो रही थी। तो जन्म अभी भी 22.1 लोग ले रहे हैं, लेकिन मृत्यु सिर्फ 7 लोगों की हो रही है। इसका मतलब अब जनसंख्या जो है वो बढ़ना शुरू हो गई, जनसंख्या का जो बढ़ने का दर है वो तेज़ हो गया। इसीलिए यहाँ पर लिखा है 1921 के पश्चात
भारत की जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी है। जन्म और मृत्यु दर जनसंख्या से जुड़ी हुई एक और बात है जो इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि सन 1990 से 2011 की जो पूरा समय ये बीता है, इसमें 1.03% की दर से वृद्धि हुई है। ये जो फैक्ट्स एंड नंबर्स आपको बताए जाते हैं, आप इनको कॉपी में लिखकर अगर याद कर लेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि अगर आप बोल रहे हैं कि जनसंख्या बढ़ रही है या घट रही है, तो उसके लिए आपके पास एक प्रमाण, एक फैक्ट होना चाहिए ताकि आप बोल सकें, तो आपकी जो बात है उसमें ज़्यादा वज़न आ जाता है। ठीक है, तो ये फैक्ट्स को प्लीज़ याद रखिएगा। अब हम चलते हैं आगे। भारतीय अर्थव्यवस्था की जो तीसरी विशेषता है वो है कृषि पर निर्भरता, डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। भारत में जो कार्यशील जनसंख्या है, कार्यशील मतलब जनसंख्या यानी लोगों में वो लोग जो 15 साल से ऊपर हैं और 64 ईयर्स यानी 64 साल से कम है, उनको हम लोग कार्यशील जनसंख्या बोलते हैं, क्योंकि ये लोग रोज़गार पाने के लिए, काम करने के लिए सक्षम है, काम कर सकते हैं। 15 साल से कम जो है वो छोटे बच्चों में उनकी गिनती होती है, और 64 ईयर्स 64 साल से ऊपर के जो लोग हैं वो उनकी बुज़ुर्गों में गिनती होती है, सीनियर सिटीजन्स। तो वो लोग काम करने के लिए सक्षम नहीं माने जाते हैं, कार्यशील जनसंख्या का हिस्सा नहीं है। तो ज़्यादातर लोग जो काम करने के लिए सक्षम हैं भारत देश में, वो कृषि गतिविधियों में से अपनी जीविका प्राप्त करते हैं। कृषि मतलब जो खेती से रिलेटेड जो भी काम होते हैं वहाँ पर वो लोग काम करते हैं, ज़्यादातर भारत में ऐसा होता है। अब इससे पहले कि हम अगला पॉइंट पढ़ें, हम जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद के बारे में समझ लेंगे। यहाँ पर एक परिभाषा दी हुई है, एक विशिष्ट समय अवधि में देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। यहाँ पर एक बात जो बहुत याद रखने वाली है और लोग भूल जाते हैं, वो ये है कि वस्तुओं और सेवाओं, ठीक है। विशिष्ट समय अवधि मतलब क्या है कि एक निर्धारित समय में, जो कि 1 साल है भारत में, देश की सीमा यानी भारत देश की सीमा के अंदर जो भी सामान तैयार होता है, ठीक है, और सेवा जो भी होती है, सेवा जैसे कि एक डॉक्टर है वो ऑपरेट कर रहा है तो वो कोई सामान नहीं बना रहा है लेकिन वो अपनी सेवाएं दे रहा है, या फिर एक टीचर है जो पढ़ा रहा है वो भी कोई सामान नहीं बना के दे रहा है आपको, लेकिन सेवाएं दे रहा है। उसके बाद अगर कोई कारपेंटर है तो वो टेबल, बेड, कुर्सी ये सब सामान बना कर दे रहा है। तो सामान भी और सेवाएं भी, इन सब को एक साथ रख के इनका जो मौद्रिक मूल्य यानी कितने रुपए में ये सामान, इसकी जो मार्केट में वैल्यू है, उस रुपए का उस मूल्य को हम लोग कहते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब जीडीपी का यहाँ पर क्या काम है ये हम लोग आगे देखते हैं। 2011 में भारत की जनसंख्या का 58% कृषि क्षेत्र में काम कर रहा था, मतलब एग्रीकल्चर फील्ड में वो कुछ ना कुछ काम कर रहा था। लेकिन पर वो लोग योगदान कितना दे रहे थे, सिर्फ 17%, ठीक है। तो यहाँ पर लोग इतने सारे काम कर रहे हैं लेकिन सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी जो भी हमने पढ़ा उसमें सिर्फ 17% का ही योगदान वो लोग दे पा रहे हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है। अगर किसी जगह पर ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि वहाँ से हमें ज़्यादा रिजल्ट मिले, ज़्यादा आमदनी हो, लेकिन यहाँ पर लोग तो इतने ज़्यादा काम कर रहे हैं पर आमदनी उसके हिसाब से काफ़ी कम है। ऐसा क्यों है? भारत में कृषि क्षेत्र में उत्पादकता कम है, तो इसके 4 कारण यहाँ पर हम लोग देखेंगे। पहला कारण है बड़ी जनसंख्या। जनसंख्या अभी हमने पढ़ा कि भारत में बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो उससे क्या होता है, प्रति व्यक्ति भूमि, यानी अगर ज़्यादा लोग खेती करने आ रहे हैं तो हर इंसान के लिए ज़मीन तो बढ़ा नहीं दी जाएगी, जितनी ज़मीन है उसी में से हिस्सा लगेगा। अगर एक घर है और उसमें 5 लोग रहते हैं तो ज़्यादा आराम से रहेंगे। अगर उसमें आप 20 लोगों को डाल देंगे तो घर तो उतना ही बड़ा रहेगा।
तो हर इंसान के हिस्से में पहले अगर एक एक कमरा पूरा आता था, तो अब हो सकता है 4-5 लोगों को मिल के कोई कमरा शेयर करना पड़े। उसी हिसाब से यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है और हर इंसान को जो भूमि है जहाँ पर वो खेती कर सकते हैं वो बहुत कम प्राप्त होती है, तो इसीलिए यहाँ पर उत्पादकता कम है। दूसरा कारण है कि कम प्रति व्यक्ति भूमि, अगर ये जो कम प्रति व्यक्ति भूमि यहाँ पर हम देख रहे थे अगर होती है, इसके कारण और क्या होता है, निम्न मजदूरी, बहुत कम पैसों में मजदूरी पर लोगों को काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि जो अमीर हैं पहले से जिनके पास ज़मीनें हैं वो तो उस पर वो कब्ज़ा अपना रखेंगे ही, और जो नए लोग खेती से जुड़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, उनके पास ज़मीन है नहीं या तो बहुत कम है, तो वो मजबूरी में आकर खेती करने के लिए बहुत कम पैसे में तैयार हो जाते हैं। फिर तीसरा, अच्छी तकनीक और सिंचाई सुविधाओं की कमी। भारत देश में हमें पता है कि अभी भी ज़्यादातर किसान जो हैं वो बारिश पर निर्भर हैं कि जब बारिश हो तो अच्छी फसल हो, अगर बारिश नहीं हुई तो उन लोगों को सिंचाई के जो और तरीके हैं जो बहुत अमीर किसान होते हैं वो कर पाते हैं, वो ज़्यादातर किसान उतना पैसा लगाकर नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए भी बहुत अच्छी खेती कई बार नहीं हो पाती है। और अभी हमने देखा कि जो जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद, उसमें कैसे बहुत कम प्रतिशत यानी 17% ही जाता है कृषि की तरफ से। ना तो अच्छी तकनीक इस्तेमाल कर पाते हैं वो लोग, और सिंचाई के लिए पानी की भी कमी होती है। एक और कारण है, उसको भी देख लेते हैं। अशिक्षित या उचित रूप से प्रशिक्षित न होने वाले लोग कृषि में संलग्न हैं। जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो सिर्फ गांव में रहते हैं और स्कूल नहीं गए, ऐसा नहीं कि गांव के लोग स्कूल नहीं जाते हैं, पर वो लोग जो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं किसी मजबूरी की वजह से, ज़्यादातर लोग वो खेती में रहते हैं, तो उससे क्या होता है कि उन लोगों को उतनी टेक्निक नहीं पता है कि खेती के लिए भी काफ़ी ज्ञान होना ज़रूरी है। अगर कोई पढ़ा लिखा इंसान खेती करेगा तो वो उसमें ज़्यादा उत्पादन कर सकता है, लेकिन अशिक्षित लोग कर रहे हैं ज़्यादातर, इसीलिए वहाँ पर प्रोडक्शन कम होता है। उसके बाद उचित रूप से प्रशिक्षित भी नहीं है लोग, वो लोग वहाँ पर काम करते हैं। प्रशिक्षित मतलब अच्छे से ट्रेन नहीं है, कैसी मिट्टी में कौन सा बीज बोना चाहिए, कौन सा मौसम किस फसल के लिए अच्छा है, इसके लिए बहुत सारे टेस्ट्स होते हैं जो कि साइंटिस्ट लोगों ने डिवाइस किए हैं, पर वो ट्रेनिंग लोगों के पास नहीं है और वो लोग उसको जब फॉलो नहीं करते हैं तो उनकी जो प्रोडक्शन है फसल में जो है कमी आ जाती है। तो ये 4 कारण हमने देखे जिसकी वजह से हमारी देश की ज़्यादातर जनसंख्या कर तो खेती ही रही है, खेती से जुड़ी हुई सारे वो लोग काम कर रहे हैं, लेकिन पर फिर भी उतना पैसा वो लोग वहाँ से नहीं कमा पाते हैं। आगे देखते हैं। अब हम भारतीय अर्थव्यवस्था की चौथी विशेषता के बारे में पढ़ेंगे, जो है गरीबी और असमानताएं, पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। पहले गरीबी के बारे में पढ़ेंगे। पूरी दुनिया में वो देश जिसमें सबसे ज़्यादा गरीब लोग पाए जाते हैं वो है भारत। संख्या में अगर हम देखें तो भारत देश में सबसे बड़ी संख्या में गरीब लोग पाए जाते हैं। अब हम ये कैसे समझें कि किसको हमको गरीब कहना है और किसको गरीब नहीं कहना है, मतलब कौन से लोग जो हैं उनको हम लोग गरीब मानते हैं और किन लोगों को गरीब नहीं मानते हैं। इसके लिए हमें गरीबी रेखा के बारे में पता होना ज़रूरी है। गरीबी रेखा, जिसको इंग्लिश में हम लोग पॉवर्टी लाइन कहते हैं, ये एक ऐसा स्तर होता है जिससे कम आमदनी, मतलब अगर इतना पैसा नहीं कोई कमा रहा है तो वो अपने खाने के लिए ज़रूरत की चीज़ वो नहीं जुटा पाएगा। तो सरकार निर्धारित करती है कुछ पैसे और भोजन की कुछ एनर्जी लेवल, कि इतनी एनर्जी का खाना जो खा पाएगा खरीद के वो गरीबी रेखा से ऊपर है, और जो उतनी एनर्जी लेवल का खाना नहीं खा पाएगा वो गरीबी रेखा से नीचे है। वो क्या एनर्जी लेवल तय किया है सरकार ने, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। भारत सरकार की 2011-12 की एक रिपोर्ट है जिसमें बोला गया है कि भारत में एक व्यक्ति गरीब तब कहलाएगा, हम किसी इंसान को गरीब तब मानेंगे अगर वो गांव में रह रहा है
और कम से कम 2400 कैलोरी मूल्य। कैलोरी क्या होता है? कैलोरी एनर्जी नापने का एक यूनिट होता है। जैसे आपको अगर लंबाई नापनी हो सड़क की तो हम लोग मीटर किलोमीटर में नापते हैं, वैसे ही अगर खाने की ताकत नापनी हो कि खाने में कितनी ताकत है तो हम लोग कैलोरी में नापते हैं। तो जिस खाने में जितनी ज़्यादा कैलोरी होगी उसको हम लोग ऐसा समझेंगे कि वो खाना उतना ज़्यादा ताकतवर है। तो अगर कोई गांव में रह रहा है तो कम से कम वो 2400 कैलोरी का वो खाना खरीद पाए, तब हम लोग उसको गरीब नहीं बोलेंगे। और अगर वो शहर में रह रहा है, शहरी क्षेत्र में रह रहा है, तो कम से कम वो 2100 कैलोरी मूल्य की खाने को खरीद पा रहा है अगर, तो उसे गरीब नहीं बोलेंगे। अगर वो इतनी भी कैलोरी का खाना नहीं खा पा रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि वो गरीब है। अब अगर आपको खाना खरीदना है तो आपको पैसे होने चाहिए उसके लिए। तो कितना पैसा मिले किसी इंसान को कि वो इतनी कैलोरी का खाना खा सके, वो भी सरकार ने तय कर दिया है। सरकार की रिपोर्ट के हिसाब से अगर कोई गांव में रह रहा है और उसको 2400, इससे नहीं लिखते हैं, अगर उसको 2400 कैलोरी का खाना खाना है, कैलोरी मतलब ताकत, तो अगर उसको ऐसा खाना खरीदना है जिसमें से 2400 कैलोरी की ताकत मिले उसको, तो उसे हर महीने प्रति माह 816 रुपये कमाने होने चाहिए। ठीक है, अगर एक दिन का देखें तो उसे हर दिन 28 रुपये कमाने होने चाहिए। मतलब अगर गांव में रह रहा है कोई इंसान और वो 28 रुपये एक दिन का कमाता है या पूरे महीने का 816 रुपये कमाता है और वो इतनी कैलोरी का खाना खा रहा है उस पैसे से, तो हम उसे गरीब नहीं बोलेंगे। अगर कोई इंसान 28 रुपये भी एक दिन का नहीं कमा पाता है और गांव में रहता है, तब हम उसे गरीब बोलेंगे। शहर में देखते हैं, अगर शहर में कोई इंसान रह रहा है तो उसको 2100 कैलोरी का खाना खाना चाहिए रोज़। ये रोज़ की बात हो रही है, ये जो कैलोरी है ये रोज़ इतनी कैलोरी का खाना खाना है। तो अगर शहर में रह रहा है और हर दिन वो 33 रुपीज़ यानी 33 रुपये कमा रहा है और इतना खाना खरीद के खा रहा है 2100 कैलोरी का, तो वो गरीबी रेखा से ऊपर है। अगर एक दिन में वो 33 रुपये कमाए या फिर पूरे महीने का मिला के 1000 रुपये कमाए, तो हम ऐसे इंसान को गरीब नहीं मानेंगे। जो लोग शहर में रह कर भी एक दिन का 33 रुपये नहीं कमा पाते हैं, उन्हें गरीब कहा जाएगा। ठीक है, अब 2011-12 में ही एक और आंकड़ा आया था जिसके बारे में अब बात करते हैं। 2011-12 में 26.93 करोड़ लोग इतना नहीं कमा पा रहे थे। मतलब जो मैंने बताया कि अगर आप गांव में रहते हैं तो एक दिन का 28 रुपये, और अगर आप शहर में रहते हैं तो एक दिन का 33 रुपये आपको कमाना चाहिए। लेकिन अगर इतना भी लोग नहीं कमाते हैं तो उनको गरीब कहा जाता है। और उस समय पर 2011-12 में 26.93 करोड़ लोग ऐसे थे जो इतना भी नहीं कमा पाते थे और इसीलिए इतने लोग गरीब थे। ठीक है, ये भारत देश की पूरी जनसंख्या का 22% था। मतलब पूरी भारत देश के लोगों का 22% जो है वो गरीबी रेखा के नीचे था और गरीब था। हमने यहाँ पर गरीबी के बारे में समझ लिया। अब हम समझेंगे असमानता के बारे में। असमानता, जिसे हम इनइक्वालिटी भी बोलते हैं, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लीजिए कि 5 भाई हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये पाँचों एक बराबर के हैं। इन लोगों को इनके जो घर में 50,000 रुपये दिए जाते हैं कि ये 50,000 रुपये तुम लोग आपस में बांट लेना। तो पैसे इन लोगों को कितने मिले? 50,000। अगर ये लोग बराबरी से अच्छे से आपस में इसको बांटते तो हर भाई को 10,000 रुपये मिलते, इसको भी
इसको भी हर भाई के हिस्से में यहाँ पर आप देखिए 10-10 हज़ार रुपये आते, लेकिन पर जब पैसे बांटने की बारी आई तो बराबरी से बंटवारा नहीं हुआ। तो सबसे जो ये पहले नंबर वाला भाई है इसके हिस्से आ गया 20,000 रुपये। फिर दूसरे नंबर वाले भाई के हिस्से भी आ गया 20,000 रुपये। फिर इसके हाथ में आया 4,000 रुपये। चौथे भाई के हाथ में आया 3,000 रुपये और पांचवें के हाथ में भी आया 3,000 रुपये। तो देखिए यहाँ पर पहले भाई को और दूसरे भाई को जितना मिलना था उससे दुगना पैसा मिला, ज़्यादा मिला, और बाकी तीनों भाइयों को जितना मिलना था उससे काफ़ी कम मिला। ठीक है, तो यहाँ पर पांचों भाइयों के बीच में असमानता हो गई है, यानी किसी को बहुत ज़्यादा मिल गया है और किसी को बहुत ही कम मिल गया है। तो इसी तरीके से हमारे देश में भी होता है। कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा साधन और पैसे आ जाते हैं और कुछ लोगों के पास इतने मौके नहीं होते हैं और पैसे नहीं होते हैं। तो इसके बारे में कुछ आंकड़े हैं, वो हम देखते हैं। असमानता के बारे में हम यहाँ पर कुछ बातें और देख रहे हैं। भारत में बहुत कम लोगों के पास वस्तुएं तथा संपत्ति है। अधिकतर के पास भूमि जोतों यानी कि लैंड होल्डिंग्स, मकान, फिक्स डिपॉजिट यानी कि सावधि जमा, कंपनियों के शेयर्स ऑफ कंपनी, बचतों यानी कि सेविंग्स के रूप में बिल्कुल नहीं या बहुत कम संपत्ति है। तो इसका मतलब ये है कि ज़्यादातर लोग उतना ही कमा पाते हैं जितना कि वो जो रोज़ का जीवन है चलाने के लिए ज़रूरी है, और उसी में सब ख़त्म हो जाता है। कुछ भी ज़रूरत के पैसे वो बचा नहीं पाते जिससे वो अपने लिए कोई संपत्ति खड़ी कर पाएँ या फिर कुछ सामान खरीद पाएँ। अगला है पॉइंट यहाँ पर, भारत में केवल ऊपर के 5% परिवारों के नियंत्रण में कुल 38% है। जैसे अभी हमने पिछले उदाहरण में देखा था कि 5 भाई थे, लेकिन जो 2 भाई थे, पहले वाले बड़े 2 भाई, उन्हीं के पास सारा पैसा जमा था ज़्यादा और बाकी लोगों के पास बहुत कम पैसे थे। वैसे ही भारत में जो 5% परिवार हैं ऊपर के बड़े, उनके पास भारत की कुल संपत्ति का 38% है, और बाकी के जो 60%, नीचे के जो 60% परिवार हैं उनके पास 13% है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग कम हैं लेकिन संपत्ति ज़्यादा है। नीचे यहाँ पर लोग ज़्यादा हैं लेकिन संपत्ति कम है। तो ये उसी तरीके की असमानता है जैसे कि हमने अभी पिछले वाले उदाहरण में देखी। यहाँ पर यह कुछ ही हाथों में आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण को दर्शाता है। केंद्रीकरण मतलब किसी चीज़ का एक ही जगह पर इकट्ठा हो जाना। जैसे कि अगर घर में 5 लोग हैं तो पांचों के पास बराबर के पैसे होने चाहिए, पांचों के पास बराबर की ताकत होनी चाहिए, सबको बराबर का खाना मिलना चाहिए। लेकिन पर अगर सिर्फ एक ही इंसान के पास सारी ताकत हो, सारा खाना हो, सारे पैसे हों और बाकियों के पास बहुत कम या फिर बिल्कुल भी ना हो, तो उसे हम केंद्रीकरण बोलेंगे, जहाँ पर सारे साधन जो हैं वो एक ही केंद्र पे, एक ही बिंदु पर इकट्ठा हो जाते हैं। वैसे ही हमारे भारत देश में जो सारी आर्थिक संपत्ति है वो एक ही जगह पर इकट्ठा हो गई है, ऊपर के इन 5% जो परिवार हैं उनके पास। अभी हमने गरीबी और असमानता के बारे में पढ़ा। इसी से जुड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट और है जिसको हम लोग बेरोज़गारी या फिर अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। हम उसके बारे में भी अब जानेंगे। बेरोज़गारी या फिर अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में समझने के लिए हमें श्रम शक्ति या लेबर फोर्स के बारे में भी पता होना चाहिए। श्रम शक्ति में उन वयस्क व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता है। वयस्क व्यक्ति वो होते हैं जो जवान हैं, जो काम करने के लिए सक्षम हैं। सम्मिलित किया जाता है यानी गिना जाता है, मिलाया जाता है, जो कार्य करना चाहते हैं। तो वो लोग जो कार्य करना चाहते हैं और सक्षम भी हैं कार्य करने के लिए, उनको हम लोग श्रम शक्ति में गिनते हैं। अब बेरोज़गारी के बारे में समझते हैं।
भारत में गरीबी का मुख्य कारण है कार्य के अवसर का अभाव। वह सभी लोग जो देश की श्रम शक्ति में हैं पर उनको कार्य का अवसर नहीं मिल रहा, वह बेरोजगार कहलाते हैं। तो वो लोग सबसे पहले जो श्रम शक्ति में हैं, मतलब कि जो शारीरिक रूप से काम करना चाहते हैं, वयस्क हैं और इच्छा भी है उन लोगों की, वो लोग श्रम शक्ति में तो आ गए, लेकिन उन लोगों को काम नहीं मिल रहा है क्योंकि हमारे देश में काम करने की जो अवसर हैं वो बहुत ज़्यादा कम है। तो इच्छा होने के बावजूद लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे लोगों को हम लोग बेरोज़गार कहते हैं। और इसी तरीके से बेरोज़गारी की समस्या हमारे देश में बढ़ती चली जा रही है। इसके बारे में कुछ और बातें जानते हैं। भारत में प्रत्येक वर्ष श्रम शक्ति में बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं, पर उसके बराबर कार्यों का सृजन नहीं हो पाता, जो कि बेरोजगारी और गरीबी को बढ़ाता है। तो हमारे भारत देश में हर साल बहुत तेज़ी से जो श्रम शक्ति है वो बढ़ती चली जा रही है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं जो काम करना चाहते हैं, इच्छुक हैं, लेकिन पर काम की जो अवसर हैं वो नई नई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं पैदा कर पा रहे हैं हमारे देश में, जिसकी वजह से ज़्यादा लोग बेरोज़गार हो जा रहे हैं। और बेरोज़गार अगर होंगे लोग, काम नहीं होगा तो उससे क्या होगा, गरीबी बढ़ेगी। तो ये सारी समस्याएं आ रही हैं। अब ये जो श्रम शक्ति है ये इतनी तेज़ी से हर साल क्यों बढ़ती जा रही है, उसके कुछ कारण हैं, वो देखते हैं। श्रम शक्ति क्यों इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, इसके 3 कारण यहाँ पर बताए गए हैं। पहला है जनसंख्या में वृद्धि। हम लोगों ने पहले इस वीडियो में देखा कि कैसे जन्म दर जो है वो हम लोग अभी तक कंट्रोल नहीं कर पाए हैं और भारत देश में बहुत ज़्यादा है, यानी हर साल बहुत सारे बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो अगर जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है हर साल श्रम शक्ति बढ़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसे होंगे जो काम करने की इच्छा रखते होंगे। दूसरा, शिक्षित लोगों की संख्या में वृद्धि। समय के साथ और हम लोगों की जो सरकार की मेहनत की वजह से और शिक्षा के बारे में जो लोगों की अवेयरनेस है, जागरूकता है, वो बढ़ी है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिक्षित हो रहे हैं। तो जितने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे उतने ज़्यादा लोग काम की तलाश में निकलेंगे, बाहर काम ढूंढेंगे, तो इससे भी जो श्रम शक्ति है वो बढ़ रही है। तीसरा है औद्योगिक तथा सेवा क्षेत्र में आवश्यक गति के प्रसार के अभाव आदि के कारण। अभी तक हमने देखा था पहले कि कैसे कृषि क्षेत्र में बहुत सारे लोग काम की तलाश में जाते हैं। कृषि के अलावा 2 ऐसे क्षेत्र और हैं जहां पर लोगों को रोज़गार मिल सकता है, काम मिल सकता है। वो 2 क्षेत्र कौन से हैं? औद्योगिक यानी जहाँ पर इंडस्ट्रियल, जिसको हम लोग कहते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, वो, और दूसरा सेवा यानी कि सर्विस सेक्टर, जहाँ पर सेवा का आदान प्रदान होता है। जैसे कि डॉक्टर है, अगर तो डॉक्टर क्या कर रहा है, वो कोई सामान बना के किसी को नहीं दे रहा है, वो मरीज़ को ठीक कर रहा है, अपनी सेवा दे रहा है। टीचर है, टीचर भी कोई सामान बना के नहीं दे रहा है, लेकिन वो लोगों को ज्ञान प्रदान कर रहा है। तो इस तरीके के जो क्षेत्र हैं जहाँ पे सेवा प्रदान की जाती है और जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, वहाँ पर अगर अच्छे से हमारी सरकार प्रचार प्रसार करे, उसको विस्तार करे, तो वहाँ पर रोज़गार की नई नई अवसर पैदा किए जा सकते हैं। लेकिन इन दोनों क्षेत्रों में उतना प्रसार नहीं हुआ है काम का, इसीलिए लोगों की जो बेरोज़गारी है, जो श्रम शक्ति है, वो बढ़ती तो जा रही है लेकिन लोगों को काम नहीं मिल पा रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था की जो 5वीं विशेषता हमें पढ़नी है वो है पूंजी निर्माण अथवा निवेश की उच्च दर, हायर रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन फॉर इन्वेस्टमेंट। एक अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियां जैसे उत्पादन और उपभोग के चक्र को बनाए रखना ज़रूरी होता है। इससे पहले कि हम इसको और समझें, ये आर्थिक गतिविधियां, उत्पादन और उपभोग, ये क्या है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। पहले हम उत्पादन के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमारी कुछ ज़रूरतें होती हैं, जैसे कि हमें खाने के लिए भोजन चाहिए, घर चाहिए, कपड़े चाहिए, किताबें चाहिए।
तो ये सारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें कुछ वस्तुओं और कुछ सेवाओं की ज़रूरत होती है। अब वो कैसे पूरी होती हैं? दुर्लभ संसाधनों का प्रयोग करके। संसाधन जिनसे हम अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं वो दुर्लभ है, यानी कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है, असंख्य नहीं है। जैसे पानी, आप लोगों ने सुना होगा कि पहले पानी हमारी पृथ्वी पे बहुत ज़्यादा मात्रा में है, लेकिन पर हम लोगों अगर उसका अच्छे से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो बहुत सारी ऐसी जगहें अब हैं जहाँ पीने के पानी की कमी होने लगी है। तो ये क्या है? दुर्लभ संसाधन होते हैं जिसका इस्तेमाल हमें बहुत समझदारी से करना होता है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। ये संसाधन क्या क्या है? भूमि, ज़मीन, उसके बाद श्रम यानी कि जिसको हम लेबर कहते हैं, ताकत, फिर है पूंजी जिसमें पैसा आ जाता है, जिसको इंग्लिश में कैपिटल कहते हैं। तो पैसा हो गया, मशीन्स हो गई, ये सब पूंजी में आ जाती है। और उद्यम, उद्यम जिसको हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। अगर आपको कोई फैक्ट्री लगानी है जिसमें कपड़े बनते हैं तो उस फैक्ट्री को मैनेज करने के लिए एक सिस्टम चाहिए होगा, तो वो जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो उद्यम में आ जाता है। तो इन सारी चीज़ों की जो यहाँ हमने पढ़ी, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम, इनको मिला करके हम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं प्रोडक्शन। फिर जो साधन हमने इस्तेमाल किए हैं उनको हम लोग क्या करते हैं? पेमेंट उनकी कर देते हैं। जैसे अगर हम फैक्ट्री में मज़दूरों को काम पे रख रहे हैं जो कपड़े बनाने में मदद कर रहे हैं, तो उनको हम लोग तनख्वाह देंगे। तो इस तरीके से हम लोग मजदूरी के रूप में, लगान के रूप में, ब्याज के रूप में, फैक्ट्री के लिए अगर आपने जो ज़मीन है वो किराए पे ली है तो उसका इंटरेस्ट होगा, या मशीन्स हैं वो किराए पे ली हैं तो उसका इंटरेस्ट होगा। तो ब्याज के रूप में और लाभ के रूप में। अगर आप लोगों ने पार्टनरशिप की है तो कुछ हिस्सा प्रॉफिट का आप शेयर करते हैं जिसके साथ पार्टनरशिप की है। तो इन सब रूप में हम भुगतान करते हैं उत्पादन के साधनों का। तो हमने यहाँ पे उत्पादन के बारे में पढ़ लिया। अब हम उपभोग के बारे में भी समझते हैं। उपभोग जिसको हम लोग कंजम्पशन भी कहते हैं, इसमें वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, वो वस्तुएं भी आ जाती हैं और सेवाएं भी आ जाती हैं जिनको हम लोग प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष यानी डायरेक्टली इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या तो अपने पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए या फिर सामूहिक जिसको कहते हैं कलेक्टिव, पूरी सोसाइटी के मिल की आवश्यकताओं के लिए जब हम इस्तेमाल करते हैं चीज़ों को तो उसे हम लोग उपभोग कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर उपभोग का मतलब हम लोग को पता है इसलिए उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं बताई गई है। तो अगर कुछ प्रोड्यूस हो रहा है, अगर हम कपड़े की फैक्ट्री का एग्जांपल लेते हैं, अगर कपड़े की फैक्ट्री में उत्पादन हो रहा है कपड़ों का, तो हमें कपड़े चाहिए, तो हम उसका क्या कर रहे हैं? उपभोग कर रहे हैं। तो एक तरफ उत्पादन होता है, एक तरफ उपभोग होता है, और ये चक्र ऐसे ही चलता रहता है। और किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए ये चक्र हमेशा अच्छे से सुचारू रूप से चलते रहना चाहिए। यहाँ पर बताया गया है, भविष्य में उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के लिए प्रत्येक वर्ष विद्यमान पूंजीगत स्टॉक, जैसे पूंजी अभी हमने बताया था, पूंजी में पैसे आ जाते हैं, मशीन आ जाती है, और क्या क्या बता रहा है? मशीन, इमारतें यानी बिल्डिंग, इसमें वृद्धि करने के लिए वर्तमान उत्पादन का कुछ भाग भविष्य के लिए बचा लिया जाता है। इसको आसान भाषा में समझते हैं। जब हम लोग उत्पादन कर रहे हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल अपनी कपड़ों की फैक्ट्री का है, हमारी कोशिश ये रहती है, अगर आपने एक फैक्ट्री खोली है तो आपकी कोशिश ये रहेगी कि जैसे जैसे समय बढ़े, साल बीतते जाएं, वैसे वैसे आपकी कंपनी जो है वो और बड़ी होती जाए, ग्रो करती जाए, उसका जो उत्पादन है वो और ज़्यादा बड़ा हो। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए जो आपने उत्पादन किया है, जैसे इस साल आपने जो प्रोडक्शन किया उसका कुछ हिस्सा हमें बचा कर रख लेना चाहिए अगले साल उसको, ताकि उससे हमें और ज़्यादा प्रॉफिट मिले। ठीक है, आगे के लिए, भविष्य के लिए बचा कर रखना चाहिए। जितना प्रोडक्शन हुआ है उतना सब हमें ख़त्म, उपभोग में ख़त्म नहीं कर देना चाहिए। ठीक।
तो ये हम लोगों ने यहाँ पर सीखा। इसी को हम लोग निवेश भी कहते हैं। अगर हम लोगों के पास अभी जितने पैसे आए हैं, अगर आपके पास आपने मान लीजिए 50,000 रुपये कमाए हैं, तो सारे 50,000 के 50,000 आप अगर ख़त्म कर देंगे तो उसको हम लोग समझदारी नहीं कहेंगे। समझदारी क्या है कि आप उस 50,000 का थोड़ा सा हिस्सा आगे के लिए बचा कर रखें, सेविंग करें, और उसको अगर आप अपने किसी सोना खरीद लेते हैं या कोई ज़मीन खरीद लेते हैं या बच्चों की पढ़ाई में इसको खर्च करते हैं, तो हम क्या कहेंगे कि आपने वो पैसे निवेश कर दिए, ताकि आगे भविष्य में आपको फ़ायदा हो। तो आपने अगर 10,000 रुपये की ज़मीन खरीद ली है, उस ज़मीन का अभी आपको कोई काम नहीं है, लेकिन समय बीतते बीतते जब 10 साल 20 साल बीत जाएंगे तो भविष्य में आपको उस ज़मीन से फ़ायदा मिल सकता है। तो इसको हम लोग कहते हैं निवेश करना, और अपने उत्पादन का कुछ हिस्सा बचा करके रख लेना। इस प्रकार जितना उत्पादन होता है उसे या तो उपभोग अथवा पूंजी निर्माण अथवा दोनों में बांट दिया जाता है। तो अगर आपकी कपड़े की फैक्ट्री है और आपने जितना भी उत्पादन किया है उसको आप किन किन तरीक़ों से खर्च कर सकते हैं, बोल रहा है या तो सारा का सारा आप ख़त्म कर दें, उपभोग कर लें, या तो उसको सब बचा करके रख लें, कुछ भी उपभोग ना करें। दोनों ही बातें अच्छी नहीं है। आप पूरा ख़त्म भी नहीं कर सकते, मतलब कर सकते हैं पर आपको करना नहीं चाहिए, समझदारी नहीं है। ना ही आप पूरा का पूरा बचा करके रख सकते हैं, क्योंकि आप पूरा बचा कर अगर भविष्य के लिए रख लेंगे तो अभी क्या इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा उपभोग करना चाहिए और थोड़ा पूंजी निर्माण में, यानी अभी आपके पास जितनी मशीनें हैं, इमारतें हैं, पैसा है, जो पूंजी का स्टॉक अभी आपके पास है इस साल, उसमें थोड़ा सा और बढ़ जाए, वो अगले साल हमें और फ़ायदा हो, इसलिए थोड़ा सा उसमें हमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए। तो जब आप इन दोनों जगहों पर थोड़ा थोड़ा जो आपका उत्पादन है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बांट देंगे, तो हमारा जो चक्र है उत्पादन और उपभोग का, प्रोडक्शन और कंजम्पशन का, वो स्मूथली चलता है और हमारी अर्थव्यवस्था के लिए वो बहुत अच्छी बात है। इससे हमें ये समझ में आता है कि हम सिर्फ अभी आज में अपने खाने पीने के लिए और आज की ज़रूरतों के लिए ही नहीं सोच रहे हैं, हम आने वाले भविष्य में हमारे साथ क्या होगा और जो नई पीढ़ी है उसके साथ क्या होगा, हम उसके बारे में भी सोच रहे हैं, और उसके लिए भी हम पूंजी का जो स्टॉक है वो बढ़ाते जा रहे हैं। हम आने वाले भविष्य के लिए भी अपना इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं। ठीक है। अब अभी हमने जो सीखा उत्पादन और उपभोग का चक्र, ये बनाए रखने के लिए ज़रूरी होता है किसी भी अर्थव्यवस्था में कि जो प्रोडक्शन हुआ है, जितना आपने उत्पादन किया है, उसका एक निश्चित अनुपात, ठीक है, उसका एक हिस्सा जो है वो आप बचत और निवेश की तरफ जाए। ठीक है। बचत मतलब थोड़ा आपने बचा के रख लिया है कि कभी अगर ज़रूरत पड़ी तो कठिन समय में आप उसको वापस यूज़ कर सकें। और निवेश करना मतलब उसको किसी ऐसी जगह पर रखना या इन्वेस्ट करना जहाँ पर भविष्य में आपको उसका रिटर्न मिले। अभी तुरंत तो उसका कुछ नहीं मिलेगा, पैसे चले जाएंगे, पर भविष्य में आपको उसका कुछ फ़ायदा मिलेगा, तो उसको निवेश करना कहते हैं। तो बचत और निवेश में अगर लोग पैसे डालें तो ये किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन पर हम लोग के देश में क्या हुआ कि स्वतंत्रता के 4-5 दशकों तक, यानी 40-50 साल तक, कभी भी वो अनुपात नहीं, हम लोग उतना हिस्सा नहीं बचत और निवेश में डाल पाए जितना कि चाहिए था। ऐसा होने के कारण ये थे कि जिस वक्त हम लोगों के देश आज़ाद हुआ उस वक्त गरीबी बहुत ज़्यादा थी। ज़्यादातर लोग निम्न औसत आय के थे, मतलब जो इनकम थी, एवरेज इनकम, वो बहुत कम थी। तो लोग सिर्फ उतना ही कमा पाते थे जितना उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे कि उतना ही कमा पा रहे हैं जितना कि खाना वो लोग खा सकें या जितने कि कपड़े वो लोग पहन सकें। उससे ज़्यादा इनकम हो ही नहीं रही है कि उसको बचा के रखें या निवेश में डालें। तो इसीलिए हम लोग ये निश्चित अनुपात नहीं रख पा रहे थे। पर उसके बाद एक अच्छी बात हुई, वो देखते हैं क्या है। अच्छी बात ये है कि अर्थशास्त्रियों ने ये बताया था कि अगर हम लोगों की
जनसंख्या बढ़ रही है भारत देश की, हमको पता है कि कैसे तेज़ी से हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही है, और लोगों को जो उनकी आवश्यकताएं हैं वो पूरी करने के लिए हमें और ज़्यादा उत्पादन करना पड़ेगा। जैसे ज़्यादा लोग बढ़ेंगे, खाने के लिए ज़्यादा खाना चाहिए, कपड़े चाहिए, किताबें चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि जो हमारा सकल घरेलू उत्पाद है, जीडीपी, जिसके बारे में सबसे पहले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसका 14% हमें निवेश करना चाहिए। निवेश करना चाहिए मतलब बचा करके उसको रख लेना चाहिए, और ऐसी जगहों में उसका इस्तेमाल करना चाहिए जो हमें भविष्य में फ़ायदा दें। ठीक है, उसको हमें तुरंत कंज्यूम नहीं कर लेना है, तुरंत उसका उपभोग नहीं कर लेना है। तो 14% हमको अपने उत्पादन का अभी बचा के रखना है। 2011 में क्या हुआ कि जहाँ पर बोला गया था कि 14% रखना चाहिए, हमारे देश के लोगों ने इतना 31.7% जीडीपी का बचा कर रखा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट हुई, ये अच्छी बात हुई हमारे देश के लिए। साथ में सकल पूंजी निर्माण जो है उसका अनुपात 36.6% था, 36.6%। इसका मतलब क्या होता है? सकल पूंजी निर्माण मतलब कि उस साल जो है जितना हम लोग ने अपने एग्जिस्टिंग जो हमारा कैपिटल स्टॉक था, जो पूंजी का स्टॉक, जैसे कि जो कैपिटल था हम लोगों का जिसमें इमारतें, मशीन्स ये सब आ जाती हैं, उसमें हमने इतना 36.6% और ऐड किया। ठीक है, ताकि हम और बड़े लेवल पे उत्पादन कर सकें, प्रोडक्शन कर सकें। ये कैसे संभव हो पाया? ये इसलिए हो पाया क्योंकि पहले हम लोगों के पास गरीबी बहुत थी, समझ भी नहीं थी, हम लोगों को इनकम बहुत कम होती थी, तो उसमें हम सिर्फ वही चीज़ें खरीद पाते थे और उतना ही कमा पाते थे जितना कि हम तुरंत तुरंत खर्च करें, जो हमारी तुरंत की ज़रूरतें हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा पैसा अगर कमा रहे हैं तो पैसा बचा करके बैंक में रखते हैं। उसके बाद हम ऐसी टिकाऊ वस्तुओं का उपभोग करते हैं, तो जो टिकाऊ वस्तुएं होती हैं वो भी आ जाती हैं निवेश में। ठीक है, कंज्यूम जिसको हम लोग कहते हैं ड्यूरेबल्स। ठीक है, तो ऐसे गुड्स जो टिकाऊ होते हैं उसमें अगर हम वो खरीद रहे हैं तो हम मानते हैं कि हमने ये इन्वेस्टमेंट की है, क्योंकि आने वाले कई सालों तक वो हमें फ़ायदा देती रहेगी और हम सिर्फ आज उसमें पैसा डाल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने की, इसकी वजह से हमें जो है फ़ायदा हुआ। और साथ में हमने क्या किया, जो सार्वजनिक जन सेवाएं हैं उनमें हम लोगों ने पैसे लगाए, और आधारिक संरचना यानी कि जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि पुल हो गया, हमारी जो ब्रिजेस हो गए, सड़क हो गया, इन जनरल जो पानी की सुविधाएं हो गई, हॉस्पिटल, स्कूल्स, गवर्नमेंट, ये सारी चीज़ों में हम लोगों ने पैसे इन्वेस्ट किए, और इससे हमारी देश की जो आर्थिक व्यवस्था है उसको बहुत ज़्यादा बल मिला। अब हम लोग आखिरी विशेषता पढ़ रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की, जो कि है नियोजित अर्थव्यवस्था यानी कि प्लान्ड इकोनॉमी। 1951 से हम लोग अपने देश में पंचवर्षीय योजना अपना रहे थे, जिसको इंग्लिश में 5 ईयर प्लान भी कहते हैं, लेकिन पर 2017 में आकर के हमने इस सिस्टम को बंद कर दिया है। ठीक है, तो अब हम लोग 5 ईयर प्लानिंग नहीं करते हैं, उसके पहले हम लोग करते थे। हमारे देश में कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई हैं। इसमें क्या होता था कि हर 5 साल का एक सेट हम लोग बनाते थे। जैसे 1951 से हमने शुरू किया और 1956 तक के लिए हमने ये डिसाइड किया कि हम लोग इन 5 सालों में किन किन क्षेत्रों में ज़्यादा ध्यान देंगे, कहाँ पर पैसे लगाने हैं, कहाँ पर ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है अर्थव्यवस्था में। फिर वहाँ पर हम लोग पैसे अलॉट करते थे, सरकार पैसे लगाती थी वहाँ पर। जब 5 साल पूरे हो जाते थे तब चेक किया जाता था कि हमने कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो हम करना चाहते थे और हमने कर ली हैं, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी रह गई हैं। ठीक है, तो हम लोग अपनी योजना का फिर विश्लेषण भी करते थे 5 साल के अंत पे। अब इसके बारे में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, ज़्यादा अभी नहीं पढ़ेंगे। दूसरे चैप्टर में इसके बारे में और ज़्यादा बताया गया है, तो जब वहाँ पर आएंगे तो फिर और ज़्यादा देखेंगे। अब हम अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे।
भारतीय अर्थव्यवस्था को तीन क्षेत्रों में, मुख्य क्षेत्रों में हम देख सकते हैं। पहले नंबर पे है प्राथमिक क्षेत्र, इंग्लिश में इसको प्राइमरी भी बोलते हैं, प्राइमरी सेक्टर। इसमें हम लोग कृषि, शिकार और खनन से संबंधी जो भी गतिविधियां होती हैं उनके बारे में पढ़ते हैं और उनके बारे में सारी गतिविधियों को इसमें देखा जाता है। दूसरे नंबर पे है द्वितीय क्षेत्र। इसमें विनिर्माण या फिर मैन्युफैक्चरिंग जिसको कहते हैं, जिसमें इंडस्ट्रीज़ आ जाती हैं, वो वाली एक्टिविटीज़ को हम लोग पढ़ते हैं। और तीसरे नंबर पे है तृतीय क्षेत्र सेवाएं, जो सर्विस सेक्टर होता है, जहाँ पर कोई हम वस्तु नहीं उत्पादन कर रहे हैं लेकिन सेवाओं का उत्पादन कर रहे हैं और उपभोग हो रहा है, उसके बारे में जब हम देखते हैं तो हम तीसरे क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे होते हैं। आज हम लोग इस चैप्टर में अब प्राथमिक क्षेत्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी और लेंगे डिटेल में, और द्वितीय क्षेत्र के बारे में भी थोड़ा सा समझेंगे कि आज़ादी के बाद से इसमें कैसे कैसे बदलाव आए। भारत में कृषि की भूमिका, रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्षेत्र है, महत्वपूर्ण क्षेत्र है, और ये देश में भोजन और कच्चे माल की पूर्ति करता है। एक तो हमें भोजन चाहिए खाने के लिए, उसके बाद कच्चे माल की पूर्ति। अगर आप कोई फैक्ट्री डालना चाह रहे हैं, मान लीजिए कपड़े की फैक्ट्री डालना चाह रहे हैं, तो उसमें आपको पहले तो कपास चाहिए होगा, रुई चाहिए होगी, जिससे आप कपड़े बनाएंगे ना। अलग अलग तरीके के जो कपड़े के मटेरियल हैं वो कहीं ना कहीं तो खेतों में से आते हैं। तो इसी तरीके से कच्चे माल की सप्लाई जो है वो कृषि से होती है। अगर हम 1950 से 1951 तक के समय की बात करें तो उस वक्त हमारे देश में जितने भी लोग थे उसमें से 70% से ज़्यादा लोग ये प्राथमिक क्षेत्र में यानी कृषि गतिविधियों में लिप्त थे। उसके बाद फिर राष्ट्रीय उत्पाद आय में कृषि का अंश इतना था 56.6%। इसका मतलब ये है कि जो जीडीपी है हम लोगों का, जो सकल घरेलू उत्पाद है, उसमें कृषि से 56.6% जा रहा था और इतने सारे लोग मिलकर वहाँ पर काम कर रहे थे। आज के समय में ये परसेंटेज जो है वो काफ़ी बदल गया है। वो क्या हो गया है वो देखते हैं। अगर हम श्रम शक्ति को देखें, लेबर फोर्स कैसे कैसे बटा है, तो 1960 में और 1912 इन दोनों के बीच में हम लोग कंपेयर करेंगे। तो पहले 1960 में कृषि गतिविधियों में 74% लोग इन्वॉल्व थे, मतलब काम करते थे। 74%, उद्योग में 11% और सेवा क्षेत्र में 15% लोग काम कर रहे थे। फिर जैसे जैसे हम लोगों के वहाँ पर डेवलपमेंट होता गया, 2012 में जब हम आए तो कृषि में लोग कम हो गए, 74% से घट करके 51% हो गए। और ये लोग जो कम हुए ये कहाँ चले गए? उद्योग और सेवा क्षेत्र में। उद्योग में 22.4% लोग चले गए और सेवा में 26.5 लोग उस वक्त काम कर रहे थे। तो हमने देखा कि जैसे जैसे कोई भी अर्थव्यवस्था है ना वो अच्छी होती जाती है, तो कृषि क्षेत्र से निकल के लोग उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र में भी जाकर काम करने लगते हैं। समय के साथ हमारे कृषि में जो उत्पादन था वो बढ़ा है। तो 1950-51 में अगर देखें, 1950-51 में देखें तो हमारे देश में 5.5 करोड़ टन का अनाज उत्पादन होता था, खाद्यान्न उत्पादन होता था। लेकिन पर 2012-13 में ये बढ़ करके, बहुत ज़्यादा बढ़ करके 25.9 करोड़ टन हो गया है। ये ऊपर गलती से ये लग गया है, ये टन है, ठीक है। इससे हुआ क्या? इससे भारत की आयात पर निर्भरता कम हो गई या समाप्त हो गई। आयात मतलब होता है, आयात जब हमें देश में कोई चीज़ चाहिए, हमारे भारत देश में हमें खाने को कुछ चाहिए या बहुत ज़रूरी कोई ऐसा सामान है जो हम अपने वहाँ नहीं उगा सकते हैं या नहीं, अपने वहाँ हमारे संसाधन इतने नहीं हैं, तो हमें दूसरे देशों से उसको ख़रीदना पड़ता है। तो दूसरे देश से अपने देश में सामान लाने को हम लोग आयात कहते हैं। पैसे दे करके हम लोग ख़रीदते हैं, इसको इंग्लिश में हम लोग इम्पोर्ट कहते हैं।
और वैसे ही जब हम अपने देश से दूसरे देश में कोई सामान बेचते हैं, पैसे ले करके सामान देते हैं, तो उसे हम निर्यात कहते हैं। तो जब हम लोग के पास खाद्यान्न बराबर नहीं थे तो हमें दूसरे देश से खरीदना पड़ता था, तो हम लोगों को आयात पर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन जब हमारा खाद्यान्न बढ़ गया, यहाँ पर देखिए पहले 5.5 था, फिर 25.9 हो गया, तो हमारा जो आयात था, दूसरे देश से मांगने का, खरीदने का जो कार्यक्रम था, वो लगभग समाप्त हो गया। उसके बाद भारत की जनसंख्या हमें पता ही है कि काफ़ी ज़्यादा है और बढ़ती ही चली जा रही है। तो ज़मीन तो उतनी है, अनाज तो हम लोग उतना ही उगा पाएंगे, लेकिन जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे तो हमें तो और ज़्यादा खाद्यान्न की ज़रूरत पड़ेगी ना। तो उस जनसंख्या की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी हमारे वहाँ पर्याप्त खाद्यान्न होने लगा। क्यों होने लगा? पहले ज़मीन थी, सब कुछ था, लेकिन अच्छी क्वालिटी के बीज नहीं थे। उसके बाद हम लोग के पास सिंचाई की सुविधा नहीं थी। समय के साथ जब इन सारी चीज़ों में सुधार हुआ तो उसी ज़मीन पर हम लोग बहुत ज़्यादा अनाज, खाद्यान्न उगाने लगे, और उससे जो हमारी जनसंख्या थी, जितने भी लोग थे, उनको पर्याप्त मात्रा में भोजन मिलने लगा। हमारे देश में दालों को छोड़ करके अनाज और विभिन्न नकदी फसलों में वृद्धि हुई। नकदी फसलें, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कैश क्रॉप्स। ये ऐसे फसलें होती हैं जिनको हम लोग खाने के लिए तो इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन इनके और फ़ायदे होते हैं। जैसे कि अगर आप कपास उगा रहे हैं या आप नील की खेती कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें कैश क्रॉप्स हैं, जिससे हमें अच्छा मुनाफा होता है पैसों में। इनकी डिमांड बहुत है। उसके बाद फिर कृषि निर्यात द्वारा विदेशी मुद्रा कमाने का एक मुख्य स्रोत है। निर्यात मैंने अभी आपको बताया था, जब हम अपने देश से कोई सामान बाहर के देश में बेच देते हैं तो उसे निर्यात कहते हैं। हम बाहर कब बेच पाएंगे? तभी जब हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा हो। अगर हमारे वहीं कमी होगी तो हम किसी को तो दे नहीं पाएंगे। तो हमारे वहाँ कृषि में इतना अच्छा उत्पादन होने लगा था समय के साथ कि हम दूसरे देशों में भी निर्यात करने लगे थे और विदेशी मुद्रा कमाते थे। मतलब अगर हम अमेरिका में भेज रहे हैं अपना सामान, तो हमें वो क्या देंगे बदले में? डॉलर देंगे। डॉलर की जो वैल्यू होती है, मूल्य है, वो हमारे इंडियन रुपीस से ज़्यादा है, तो हमें फ़ायदा होता है। इसीलिए विदेशी मुद्रा कमाने के लिए भी निर्यात एक अच्छा तरीका है। 2011-12 में देखें तो भारत के निर्यात में कृषि का अंश 12.3% था। मतलब हम लोग सिर्फ कृषि संबंधी चीज़ों की, वस्तुओं की निर्यात नहीं करते हैं, हम लोग बहुत सारी चीज़ों की निर्यात करते हैं। उसमें 2011-12 में जो सारी चीज़ें विदेशों में भेजी गईं, उसमें कृषि ने 12.3% का योगदान दिया था। आखिरी बात समझते हैं, निर्यात करने वाली मुख्य वस्तुएं, वो कृषि में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम बाहर भेजते हैं और हमारे वहाँ पर्याप्त मात्रा में होती हैं। वो है चाय, चीनी, तंबाकू, मसाले, रुई, चावल, फल और सब्जियाँ। इतनी सारी चीज़ें और कुछ और चीज़ें भी हैं जो हम लोग विदेशों में भेज सकते हैं और हमारे वहाँ बहुत अच्छे से वो होती हैं और किसी को कम नहीं पड़ता है। तो अभी कृषि के बारे में हमने इतना पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे उद्योगों के बारे में, इंडस्ट्रीज़ के बारे में। भारत में उद्योगों का विकास, ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री इन इंडिया। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने दीर्घकाल में, यानी लॉन्ग रन में, देश के आर्थिक विकास में औद्योगिकरण की भूमिका पर बल दिया। हम लोगों को पता है जैसे जैसे किसी देश का विकास होता है तो हम लोग अपने प्राथमिक क्षेत्र, यानी जो कृषि का क्षेत्र है, उससे आगे बढ़ करके जो द्वितीय और तृतीय क्षेत्र है, इंडस्ट्रीज़ और सर्विस सेक्टर, उसमें भी काम करने की कोशिश करते हैं, उसको भी बढ़ावा देते हैं। तभी जो देश है उसका डेवलपमेंट अच्छा माना जाता है। तो अब भारत सरकार ने भी सोचा कि हम लोग अपनी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको भी अच्छा बनाएं और मजबूत करें, ताकि लोग उसमें भी नौकरी पा सकें। और हमें जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स होते हैं, जैसे कि कपड़े हो गए, मशीन हो गई, ये सब चीज़ें दूसरे देश से ना मंगानी पड़े, हम लोग अपने वहाँ ही खुद बना लें। तो इसीलिए 1956 में आया औद्योगिक नीति प्रस्ताव। इसको हम लोग इंग्लिश में IPR, यानी कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन भी कहते हैं।
तो 1956 से फिर आगे के सालों में कैसे कैसे क्या क्या हुआ ये हम लोग यहाँ पर देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम लोगों का सार्वजनिक क्षेत्र क्या होता है और निजी क्षेत्र क्या होता है ये समझना ज़रूरी है, तभी हम इंडस्ट्रीज़ के बारे में ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो जो संगठन, जो कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि जिनका उद्देश्य होता है लोगों की सेवा करना, पैसे कमाना नहीं, उनको हम लोग सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं। और ये सरकार का पूरा कंट्रोल होता है इसमें। जैसे सरकारी स्कूल होते हैं ना, कि सरकार की देखरेख में पूरा होता है, वैसे ही वो संगठन जिसमें सिर्फ और सिर्फ दूसरों की भलाई के लिए बनाया गया है, मुनाफा ना हो, नुकसान हो तो भी वो चलता रहेगा, सरकार अपना पैसा लगाती रहेगी, उनको हम लोग कहते हैं सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि पब्लिक सेक्टर। उसके बाद जो कंपनियां और संगठन मुनाफा कमाने के उद्देश्य से बनाए जाते हैं उनको हम लोग प्राइवेट सेक्टर या फिर निजी क्षेत्र कहते हैं। और इसमें सरकार, ऐसा नहीं है कि उसको बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, सरकार हस्तक्षेप करती है पर बहुत थोड़ा, ठीक है। ज़्यादातर इसमें जो कंपनी के मालिक हैं उन्हीं का जो वो बोलते हैं वो होता है, थोड़े बहुत सरकार के नियम को मानना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने सीख लिया कि सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में क्या अंतर है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि ये जो आईपीआर आया था, औद्योगिक नीति प्रस्ताव, इसमें क्या क्या बोला गया और इसको लागू करने पे क्या रिजल्ट आया। 1956 में औद्योगिक नीति प्रस्ताव जो लाया गया था उसमें सरकार ने ये तय किया कि वो भारी उद्योगों की स्थापना पर बल देंगे। भारी उद्योग वो होते हैं जो भारी मशीन्स का इस्तेमाल करके धातु, कोयला, वाहन, इन जैसी चीज़ों का प्रोडक्शन करते हैं, इनका उत्पादन करते हैं। इसमें सरकार ने ये चुना कि जो सार्वजनिक क्षेत्र है, अभी हमने देखा था सार्वजनिक क्षेत्र जो होते हैं वो दूसरों के फ़ायदे के लिए काम करते हैं और सरकार का इन संगठनों पे पूरा कंट्रोल होता है। तो सरकार ने बोला कि सार्वजनिक क्षेत्र जो है उनको इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाना है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए इन भारी उद्योगों की स्थापना करनी है। इसको क्यों बोला गया, क्या कारण थे कि भारी उद्योग को ही चुना सरकार ने? इसके दो कारण थे। पहला कारण ये था कि जो कृषि में अभी तक हमने देखा कि कैसे ज़्यादातर लोग हमारे देश के कृषि गतिविधियों में वो काम कर रहे थे, उसमें बोझ में, उस सेक्टर में जो बोझ है उसमें कमी आएगी, लोग थोड़े से शिफ्ट हो जाएंगे कृषि से उद्योग क्षेत्र में। तो एक तो फ़ायदा ये होगा। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि अभी तक हमारे वहाँ हमें जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स थे, यानी जो फैक्ट्री में जो सामान बनता है और हम इस्तेमाल करते हैं, वो देश में उतनी फैक्ट्रीज़ नहीं थी, इंडस्ट्रीज़ नहीं थी, तो हमें कुछ कुछ ज़रूरी सामान बाहर से मंगाना पड़ता था और हमारे वहाँ का डेवलपमेंट भी नहीं हो पा रहा था। अब क्या होगा, जब भारी उद्योगों की स्थापना हो जाएगी, उसकी मदद से हम लोग उपभोक्ता वस्तुएं, मतलब ऐसी वस्तुएं जो आम इंसान उपभोग करना चाहता है और ज़रूरी हैं उसके लिए, वो सारी वस्तुएं, और लघु उद्योग जो छोटे छोटी इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो, उनको भी बढ़ावा दे सकते हैं। इससे रोज़गार के सृजन होंगे, मतलब रोज़गार के नए नए अवसर होंगे, बेरोज़गारी कम होगी, जो लोग हैं हमारे वहाँ उनको हम लोग नौकरी दे सकते हैं, क्योंकि फैक्ट्रीज़ होंगी तो फैक्ट्रीज़ में लोगों को तो काम करना पड़ेगा ना, तो रोज़गार बढ़ेगा। साथ में हम लोग सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे। सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है कि आत्मनिर्भर हो जाएंगे, विदेश से हमें कुछ ज़रूरी सामान नहीं मंगाना पड़ेगा, हम लोग अपने वहाँ खुद ही बना लेंगे। तो ये दोनों चीज़ों के लिए सरकार ने बोला कि भारी उद्योगों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसका असर क्या हुआ वो देखते हैं। पहले 10 साल प्रभाव में हम लोग पढ़ रहे हैं कि पहले 10 साल तो जो हम लोग का उद्योग क्षेत्र था, इंडस्ट्रियल सेक्टर था, उसमें बहुत विकास हुआ, बहुत तेज़ी से आश्चर्यजनक विकास हुआ। वो समय था 1956-61 से लेकर के 1961-66 तक। और ये द्वितीय और तृतीय योजना, अभी हमने पीछे पढ़ा था कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है ये नियोजित अर्थव्यवस्था है। हम लोग प्लानिंग करते थे पहले 5-5 सालों की, अभी बंद कर दिए पर पहले करते थे। तो जब दूसरा प्लान और तीसरा प्लान लग रहा था, का समय चल रहा था, उसी समय ये पॉलिसी लाई गई थी और उससे जो है हमारे देश में इंडस्ट्रीज़ में, उद्योगों में बहुत अच्छा विकास हुआ था। लेकिन
1966 के बाद से, 1966 के बाद से, यहाँ पर दूसरे पॉइंट में लिखा है 1960 के दशक के अंत में उद्योगों में निवेश में कमी आई, जिससे विकास कम हो गया। तो शुरू के 10 साल तो बहुत अच्छा चला, लेकिन उसके बाद विकास जो हो रहा था वो धीमे धीमे कम हो गया। उसका कारण ये था कि हमारे देश में निवेश में कमी आ गई थी। निवेश के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जितना भी उत्पादन होता है सारा का सारा तुरंत खर्च नहीं कर देना होता है। थोड़े पैसे बचा करके या थोड़ा उत्पादन बचा करके ऐसी जगहों में लगाना चाहिए जिससे कि हमें उस जो हमारा उत्पादन का तरीका है वो और अच्छा बने, मजबूत बने, विस्तार हो। जैसे अगर आप एक फैक्ट्री खोल रहे हैं, वो सिर्फ एक फैक्ट्री है आपके पास कपड़ा बनाने की, अगर आप जो आपका प्रॉफिट हो रहा है, जो आपका लाभ हो रहा है, उससे बचा करके इन्वेस्ट करेंगे तो आप दो फैक्ट्रीज खोल सकते हैं, ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं। धीमे धीमे अगर आप इन्वेस्ट करते रहे, इस तरीके से निवेश करते रहे, तो आप 3 फैक्ट्री खोल सकते हैं, मशीनें बढ़ा सकते हैं और जो काम करते हैं मजदूर बढ़ा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, धीमे धीमे आपका उत्पादन बढ़ता चला जा रहा है, आपका मुनाफा बढ़ रहा है। लेकिन इसके लिए आपको हर वक्त थोड़ा थोड़ा पैसा निवेश में, थोड़ा थोड़ा उत्पादन निवेश में लगाना पड़ेगा। ये हम लोगों से गलती हो गई थी, यहाँ पर निवेश में पैसे नहीं लगे या निवेश में हमने ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से विकास की दर जो है वो उस पर बुरा असर पड़ गया, वो धीमी होने लगी। 1980 में आकर के इस गलती को ठीक करने की कोशिश की गई और जो आधारिक संरचना है उसमें निवेश किया गया। आधारिक संरचना मतलब अगर देश में हम चाहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग या जो इंडस्ट्री है उसका विकास हो, तो हमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं मूलभूत जिन पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि बिजली, अगर आप मशीन लगा रहे हैं तो बिजली से तो चलेगी ना। अगर बिजली पे आप ध्यान नहीं दे रहे हैं तो मशीन जितनी भी आप खरीद के ले आइए, काम तो अच्छे से हो नहीं पाएगा। तो बिजली है, कोयला है, रेल है, ये सब क्या है, आधारिक संरचना है। तो सरकार को ये समझ में आया और 1980 के दशक में, यानी 1980 का 80s जो पूरा समय था, उसमें सरकार ने निवेश पे ध्यान दिया और अधिक शक्तिशाली बनाकर उद्योगों में उन्होंने और निवेश किया। उसके बाद 1980 में निवेश के बाद 1990 में सरकार ने और एक बहुत बड़ा कदम लिया था। अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं। हम लोगों ने देखा था कि कैसे जब सरकार ने ये सोचा कि हम लोग उद्योगों को बढ़ावा दें, तो सरकार ने बोला कि इसके लिए तो सबसे अच्छा सार्वजनिक क्षेत्र है। लेकिन समय के साथ जो सार्वजनिक क्षेत्र था उसमें कुप्रबंधन के कारण हमें नुकसान होने लगा। कुप्रबंधन मतलब उनका जो मैनेजमेंट था वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहा था। एक समय के बाद सरकार को लगा कि इससे हमें फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो 1990 के शुरुआती सालों में सरकार को ये समझ में आ गया, इसलिए उन्होंने क्या किया, 1991 में यानी 1991 में सरकार ने एलपीजी का मॉडल लेकर आए। एलपीजी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, और हिंदी में कहते हैं उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण। सरकार ने ये बहुत बड़ा कदम लिया 1991 में और एलपीजी यानी उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण अपनाया। इसमें होता क्या है, इसमें मुख्यतः आप समझिए 2 चीज़ें होती हैं। पहला क्या होता है कि निजी क्षेत्र जो है, जो मैंने बताया था, जो लाभ के लिए काम करते हैं, जिनमें सरकार का हस्तक्षेप बहुत कम होता है, उनको प्रोत्साहित किया कि आप आकर के यहाँ पर उद्योग क्षेत्र में आप आकर के काम करिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि अब जो कुप्रबंधन चल रहा था सार्वजनिक क्षेत्र का, हमें उसका नुकसान नहीं उठाना है। जब कोई इंडस्ट्री या उद्योग जो है वो अपने फ़ायदे के लिए काम करेगा तो वो अपना मैनेजमेंट कोशिश करेगा कि किसी भी तरीके से कमज़ोर ना पड़े। इसके लिए निजी क्षेत्र को बढ़ावा मिला। दूसरा रीज़न क्या था, दूसरा कारण ये था ये लाने का एलपीजी मॉडल कि अंतर्राष्ट्रीय उत्पादकों को घरेलू देश में, और घरेलू देश मतलब हमारा भारत देश में, और घरेलू उत्पादकों को विदेशी सीमाओं में स्पर्धा करने के लिए
स्वीकृति प्रदान की गई। स्पर्धा मतलब कंपटीशन। अभी तक क्या हो रहा था, हम लोग अपने देश की सीमा में जो चीज़ बन रही थी उसका भोग करते थे, वो इस्तेमाल कर रहे होते थे। बाहर से मंगवाते थे पर उसमें बहुत ज़्यादा हम लोग लिमिट रखते थे कि बहुत ज़्यादा नहीं मंगवाएंगे, क्योंकि ज़्यादा अगर हम लोग मंगवाएंगे तो हमारे वहाँ के जो हमारे घरेलू जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको नुकसान होगा। लेकिन इस नीति के बाद, इस एलपीजी मॉडल के बाद क्या हुआ कि सरकार ने ये जो लिमिटेशन लगाया था, रिस्ट्रिक्शन लगाया था, इसको हटा दिया। कोई बंधन नहीं है अब जो बाहर के देश में जो सामान बन रहा है वो बहुत आराम से हमारे देश में आके बिक सकता है। हमारे देश में जो सामान बन रहा है वो बहुत आराम से बाहर जाके विदेशों में बिक सकता है। इससे क्या होगा, इससे अगर हमारे देश में जो उद्योग हैं अगर वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं तो वो उनको कंपटीशन मिलेगा बाहर के अच्छे अच्छे इंडस्ट्रीज से। और कंपटीशन से क्या होता है कि इंसान अच्छा काम करने लग जाता है। जब उसको लगता है कि अगर मैंने अच्छा काम नहीं किया तो मैं टिकूंगा नहीं, या कोई मेरी फैक्ट्री जो है वो बंद हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, तो वो मेहनत और ज़्यादा करता है, ध्यान देता है। तो इसीलिए सरकार ने कहा कि कंपटीशन करवाएंगे, जो बाहर की अच्छी अच्छी इंडस्ट्रीज़ हैं उनसे हमारे देश के, घरेलू देश की इंडस्ट्रीज़ का। इससे क्या होगा कि हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और हमारे वहाँ जो उद्योग कमज़ोर पड़ जा रहा था, जो उद्योग क्षेत्र था वो कमज़ोर पड़ जा रहा था, उसको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा और वो बढ़ चढ़ करके हमारे सकल घरेलू उत्पाद जो कि जीडीपी है उसमें योगदान दे पाएगा। तो इसके लिए ये हम लोग लेकर आए थे एलपीजी मॉडल। अब ये जो नीति लाई गई थी उदारीकरण वाली, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, उसके क्या क्या फ़ायदे हुए 1990 के दशक में, ठीक है, 1990s में, शुरुआती सालों में तो अच्छा रहा, विकास अच्छा हुआ। लेकिन बाद के सालों में, अंत के सालों में विकास जो है वो फिर से धीमा पड़ गया। तो अच्छा होने के क्या कारण है वो यहाँ लिखे हैं और बुरा होने के क्या कारण है वो यहाँ लिखे हैं। दोनों को एक एक करके देखते हैं। अच्छा क्यों हुआ? क्योंकि शुरू में आधारिक संरचना में निवेश में वृद्धि हुई थी। जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे हमने देखा था बिजली है, इन सब चीज़ों में निवेश किया गया था, इसको अच्छा करने की कोशिश की गई थी, तो उत्पादन बढ़िया हो रहा था। फिर दूसरा कारण था उत्पादन कर में कमी। देश के अंदर ही जब उद्योग कुछ उत्पादन करता है तो एक कर लगता है, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी लगती है। तो वो जो कर है जब ज़्यादा रहता है तो जो उत्पादन कर रहा है उसको बहुत मुनाफा नहीं मिल पा रहा होता है, तो उस कर में कमी आई। उसके बाद वित्त की उपलब्धता, जो पैसे, अगर आप कोई बिजनेस, कोई फैक्ट्री चलाना चाह रहे हैं तो शुरुआती समय में आपके पास पैसे होने चाहिए, तभी तो आप ज़मीन खरीदेंगे, किराए पे लेंगे, मजदूर को पैसा देंगे और उसके बाद मशीन्स खरीदेंगे, कच्चा माल खरीदेंगे। तो इन सब चीज़ों के लिए पैसा चाहिए, तो वित्त की उपलब्धता भी थी। और भी सारे जो जो सरकार थी वो बहुत मदद कर रही थी और उसके चलते 1990 के शुरुआती दशक में तो काफ़ी विकास हुआ। लेकिन अंत में क्या हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय कंपनी, हमें पता है वैश्वीकरण हो गया था, ग्लोबलाइजेशन, बाहर की जो कंपनियां हैं वो यहाँ पर आकर अपना सामान बेच सकती थी। तो वो जब यहाँ पर हमारे देश में आ गई तो क्या हुआ कि कंपटीशन, जिसको अभी तक हम कह रहे थे कि बहुत अच्छा कर देगा, वो कंपटीशन के दो पहलू हैं। कभी कभी वो कंपटीशन इतना कड़ा हो जाता है कि हम लोग जो कमज़ोर, हमारे वहाँ के जो नए नए लोग उद्योग कर रहे हैं वो नहीं, उसकी टक्कर नहीं झेल पाए। उसकी कड़ी स्पर्धा के कारण जो विकास की दर है वो कम हुई। फिर अपर्याप्त आधारिक संरचना सुविधाओं, हमने निवेश तो किया था आधारिक संरचना में, लेकिन फिर भी वो जब विदेशी कंपनियों से टक्कर हुई तो उनकी टक्कर में हमारे पास उतनी अच्छी भी आधारिक संरचना नहीं थी। तो इन सब चक्करों में क्या हुआ कि बाद में गति धीमी पड़ गई। लेकिन फिर जब 2001 आया, उस समय जो है वापस से फिर से उद्योग क्षेत्र में थोड़ी बहाली हुई। उसके बारे में नीचे पढ़ेंगे। 2001, 2 और 2007-8 इन समय के बीच में जो बचत दर है वो बहुत अच्छे से बढ़ा है। अब बचत दर अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि निवेश भी बढ़ेगा, और अगर निवेश बढ़ेगा तो हमारे उद्योग क्षेत्र का भी विकास अच्छा होगा।
तो हम देख सकते हैं कि 2001-2 में यहाँ पर बचत दर है 23.5%, जो कि बढ़ गया और हो गया 37.4%। तो इससे वापस से हमारे उद्योग क्षेत्र के विकास में तेज़ी आई। कैसे? दोबारा विकास की गति, यहाँ लिखा है पढ़िए, गति तेज हुई, विदेशी कंपनियों से स्पर्धा। अब जो कारण थे अभी तक घटने के, विकास की दर घट रही थी, वही कारण यहाँ पर बताया गया है कि उससे हमें फ़ायदा भी हुआ। अगर स्पर्धा हो रही है, कंपटीशन हो रही है, तो हमें चाहिए कि जो कमज़ोर खिलाड़ी है उसको सरकार बल दे, उसको सारी सुविधाएं दे कि वो मजबूती से कंपटीशन कर पाए। लेकिन अगर निवेश अच्छे से नहीं करेंगे तो कैसे हमारी घरेलू जो उद्योग हैं वो कंपटीशन कर पाएंगे, स्पर्धा कर पाएंगे। अब हमारे पास अच्छा निवेश था, हमारी बचत दर अच्छी थी, इसीलिए जब हमने स्पर्धा की तो स्पर्धा करने में हमारी जो उद्योग थे उनको फ़ायदा हुआ। उसके बाद और क्या किया हमारे घरेलू जो उद्योग थे, उन्होंने गुणवत्ता नियंत्रण किया, क्वालिटी कंट्रोल किया। जो अपना प्रोडक्शन था वो अच्छी क्वालिटी का उन्होंने रखा। और किस पे ध्यान दिया? ग्राहक सेवा के संबंध में उन्होंने काफ़ी बल दिया। आप लोगों ने देखा होगा ना, कस्टमर सर्विस जो होती है कि अगर आप कोई सामान खरीद के ले आए हैं, नहीं ठीक है, तो आप दुकान पे उसका कार्ड होता है, जाके उसको ठीक करवा सकते हैं या फ़ोन पे बात कर सकते हैं। तो ये सब जो कस्टमर सर्विस है ये बहुत ज़रूरी है किसी इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि अगर आपको डर लगता है कि अगर इनसे सामान लिया और ख़राब हो गया तो फिर कैसे हम लोग, पैसे का क्या होगा। तो इन सारी चीज़ों पे जब ध्यान दिया हमारे घरेलू जो उद्योग थे, तब हम लोगों के उद्योग क्षेत्र का विकास अच्छा हुआ। लेकिन उसके बाद वापस से ये विकास की दर धीमी पड़ गई 2008 के बाद से। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पेट्रोलियम की कीमतें, यहाँ पर लिखा हुआ है देखते जाइए, पेट्रोलियम की जो पेट्रोल की कीमत है वो बढ़ गई थी। उसके बाद ब्याज का दर, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया था। विदेश से हम लोगों ने जो ऋण लिया था, जो लोन और बोरोइंग्स करते हैं हम लोग, वो बढ़ गए थे काफ़ी। इन सब चक्करों से हमारे जो उत्तरदायित्व थे वो, मतलब जो हम लोगों को, दूसरे लोगों को बोरोइंग्स ले ली हैं, अगर हम लोगों ने ऋण ले लिया है, पैसा ले लिया है, तो हमें उसको वापस भी तो करना पड़ेगा ना। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इस चक्कर में हमारे उद्योग क्षेत्र में फिर से थोड़ी सी कमी आ गई। तो हमने यहाँ पर सीखा कि हम आज़ादी के बाद से हमें ये समझ में आ गया था कि हम लोगों को इंडस्ट्रियल सेक्टर में तो ग्रोथ करनी है, लेकिन इसमें जब हम लोग कोशिश कर रहे थे तो थोड़े समय के लिए अच्छा हो रहा था, फिर ख़राब हो जा रहा था, फिर अच्छा हो रहा था, फिर ख़राब हो जा रहा था। तो इस तरीके से हम लोग अपनी गलतियों से सीख करके सुधार करते गए, और आज हम लोगों का इंडस्ट्रियल सेक्टर पहले से, जब आज़ाद हम हुए थे तब जो स्थिति थी और आज, उसमें बहुत अंतर है और हम लोगों ने काफ़ी विकास किया है। फिर से अगर एक बार रिवाइज हम लोग कर लें कि हमने औद्योगिक क्षेत्र में यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या क्या पढ़ा। तो 1956 में हमने देखा कि औद्योगिक नीति प्रस्ताव आया था, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन सबसे पहली बार। फिर उसमें कुछ समय तक अच्छी ग्रोथ रही, अच्छा विकास हुआ, फिर बाद में धीमा पड़ने लगा। फिर से हम लोगों ने 1980 में, जो बेसिक होता है, मूलभूत ज़रूरतें होती हैं, आधारिक संरचना जैसे कि बिजली हो गया, कोयला हो गया, वापस से हम लोगों ने इन सब चीज़ों पे ध्यान देना शुरू कर दिया, निवेश को बढ़ाया, इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। फिर उसके बाद कुछ दिन तक अच्छा रहा, फिर गड़बड़ हो गया। तो 1951 में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण हम लोग लेकर आए, जिसको इंग्लिश में एलपीजी भी कहते हैं। और इसके अभी तक ये जो 1951 में हम लोग लेकर आए थे, ये बहुत बड़ा बदलाव था। और उसके बाद से भी चीज़ें कभी अच्छी हुई, कभी ख़राब हुई, लेकिन जहाँ से हमने शुरुआत की थी 1956 में, वहाँ से हम लोग अभी बहुत ही अच्छी स्थिति में हैं। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर आप लोगों का ख़त्म हो गया है।
आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग सिर्फ वीडियो देख के चैप्टर मत समझिएगा। कई अगर किताब आपके पास नहीं है तो आप इंटरनेट पे जा कर के या लैपटॉप से या साइबर कैफ़े में जाकर ये चैप्टर पूरा खुद ज़रूर पढ़िए। सेल्फ स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। तो आप ये चैप्टर अपने आप पढ़ के समझने की कोशिश करिएगा। इस वीडियो में मैंने काफ़ी चीज़ें डिटेल में बताने की कोशिश की है, फिर भी हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी छूट गई हों जो मैं नहीं बता पाई हूँ। तो आप उसको इसमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं उस पर, अगर कोई छोटा टॉपिक है जैसे जीडीपी बहुत इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए, सकल घरेलू उत्पाद। लेकिन जब इतनी बड़ी क्लास होती है, इतना बड़े चैप्टर होता है, तो उसमें हर एक टॉपिक को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो है वो मैं अलग से उन पर वीडियो बनाऊँ या आपको समझाऊँ, तो आप वो लिख करके भेज सकते हैं, मैं आपको बता दूँगी। अभी के लिए इतना ही है। थैंक यू।